ओके। हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है, इस पे हम अगेन हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेक्स्ट यूनिट को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेक्स्ट यूनिट विच इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ओके, अब देखिए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर भी आपको 3-4 एटलीस्ट 3-4 यूनिट्स कवर करने को मिलेगी अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। आपके सिलेबस में कितनी यूनिट्स दी हुई है। तो अभी हम लोग पर्टिकुलरली हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की फर्स्ट यूनिट पे डिस्कशन लेने वाले हैं विच इज एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ओके, तो देखो ना, आप हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की कोई भी यूनिट उठाओ, यहाँ आपको एटलीस्ट 3-4 यूनिट्स मिलेंगे, लेकिन सारी यूनिट आपकी बहुत ज्यादा आसान है। आपको क्या है, कुछ रटने वटने की जरूरत नहीं है। सारी यूनिट में आपको सिर्फ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के रिस्पेक्ट में बात करनी है, और जो कि सिर्फ समझने की नीड है, वहां पर रटने की नीड नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा आपको भी सारी चीजें डेफिनेटली क्लियर होंगी। अभी जस्ट हम बात करते हैं कि पहली यूनिट के हम लोग पहले लेक्चर पे आज रहने वाले हैं, और आज के इस फर्स्ट लेक्चर का टॉपिक बनता है नॉमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। यानी कि हमने बात करनी है कि ये जो हमारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, इनकी हम नेमिंग कैसे करा सकते हैं, इनका हम नॉमेनक्लेचर कैसे करा सकते हैं। तो बहुत आसान नॉमेनक्लेचर है। मैं आपको ट्रिक्स के थ्रू और एग्जांपल्स के थ्रू सारी चीजें क्लियर कराऊंगी। तो हम सारे एग्जांपल प्रॉब्लम्स भी हम यहाँ पर को कवर करेंगे, ट्रिक्स भी मैं आपको शो करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ठीक है, तो हमने बात करनी है कि कैसे हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो अगर मैं आपको सीधे लेके चलूं, तो आप ये बोल सकते हैं कि आयुपेक के अकॉर्डिंग आपके पास 4 टाइप के नॉमेनक्लेचर सिस्टम है किसी भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग के लिए। यानी कि अगर आप किसी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग करना चाहते हैं, तो आयुपेक ने क्या है, 4 टाइप के नॉमेनक्लेचर सिस्टम दिए हुए थे कि आप इन 4 टाइप के सिस्टम के थ्रू किसी भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का नेमिंग करवा सकते हैं। तो वो 4 टाइप के सिस्टम क्या है? तो पहला सिस्टम जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, वो है सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर सिस्टम। तो इस सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर सिस्टम को एच विडमैन नॉमेनक्लेचर सिस्टम भी बोला जाता है। ठीक है, तो आपसे किसी भी तरीके से एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। मे बी आपसे पूछे कि सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर सिस्टम को एक्सप्लेन कीजिए फॉर द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, या फिर आपसे पूछ सकते हैं एच विडमैन नॉमेनक्लेचर को एक्सप्लेन कीजिए फॉर ए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो दोनों नाम मैंने यहाँ पे ऐड किए। ठीक है, तो पहला सिस्टम ये है। इस सिस्टम के थ्रू क्या है, किसी भी आप हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग करा सकते हैं। दूसरा सिस्टम है आपका कॉमन सिस्टम, जिसे आप बोलते हैं ट्राइवियल सिस्टम। इस सिस्टम के थ्रू भी आप किसी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग करा सकते हैं। अभी हम लोग ये सारे सिस्टम को सेपरेटली डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट विद एग्जांपल। उसके बाद आता है आपका थर्ड वन इज रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर सिस्टम। तो ये भी एक टाइप का नॉमेनक्लेचर सिस्टम है, जिसे आयुपेक ने अलाउ किया था फॉर द नॉमेनक्लेचर ऑफ अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ओके, और लास्ट वन इज फ्यूज्ड एंड फ्यूजन नॉमेनक्लेचर सिस्टम। तो ये फोर्थ वन आपका जो नॉमेनक्लेचर सिस्टम है, वो है फ्यूज्ड एंड फ्यूजन नॉमेनक्लेचर सिस्टम। और इस नॉमेनक्लेचर सिस्टम के थ्रू भी आप किसी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग करा सकते हैं। तो आपके पास सिंपली यहाँ पे 4 टाइप के मैंने नॉमेनक्लेचर सिस्टम दिखा दिए, जिसके थ्रू आप किसी भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग करेंगे। ओके, तो देखिए आज के इस फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको पर्टिकुलरली क्या है, हमारा पहला टाइप ऑफ सिस्टम विच इज सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर सिस्टम, और इसे आप क्या है, एच विडमैन नॉमेनक्लेचर सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो इस नॉमेनक्लेचर सिस्टम पे हम पर्टिकुलरली डिस्कशन लेने वाले हैं फॉर अ डिफरेंट टाइप ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ओके, आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या हो सकते हैं, ऐसे भी देखो। पहले बात कर लेते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। ठीक है, तो देखो ना, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आपको पता है ऐसे कंपाउंड जो साइक्लिक तो हो, बट साइकिल के साथ साथ वहां कोई एक हेट्रो एटम भी प्रेजेंट हो। तो ऐसे कंपाउंड्स को आप क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ओके, यानी कि वो कंपाउंड जो कि साइक्लिक हो, ओके, बट साइकिल के साथ साथ वहां कोई हेट्रो एटम भी प्रेजेंट हो। हेट्रो एटम क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, सल्फर होता है, फास्फोरस होता है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके हेट्रो एटम्स होते हैं। तो अगर आपके पास कोई कंपाउंड है और वो कंपाउंड आपका साइक्लिक है, साइकिल के साथ साथ वहां पे क्या आपको कोई हेट्रो एटम भी, इनमें से कोई एक एटम भी देखने को मिलता है, तो ऐसे कंपाउंड को आप बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो हमने ऐसे ही हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग करवानी है बाय दीज नॉमेनक्लेचर सिस्टम। इतनी चीज आई। अब देखो मैंने क्या बोला, आज के लेक्चर पे हम पर्टिकुलरली क्या है, हमारे फर्स्ट टाइप ऑफ नॉमेनक्लेचर सिस्टम विच इज सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर सिस्टम, और आप बोल सकते हो एच विडमैन नॉमेनक्लेचर सिस्टम के थ्रू अपने डिफरेंट टाइप के हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। डिफरेंट टाइप के हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मतलब क्या हुआ, देखिए डिफरेंट टाइप के हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मतलब आपको एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ऐसा भी मिलेगा जिसमें आपके साइक्लिक रिंग के साथ सिर्फ एक हेट्रो एटम प्रेजेंट है। आप देख सकते हो इन सारे एग्जाम्पल पे आपकी साइक्लिक रिंग है और साइक्लिक रिंग में सिर्फ एक हेट्रो एटम्स प्रेजेंट है। तो ऐसे हेट्रोसाइक्लिक
कंपाउंड की भी नेमिंग हम करेंगे। उसके साथ साथ हम ऐसे एग्जांपल्स भी देखेंगे जहां पे हमारी साइक्लिक रिंग में एक हेटेरोएटम प्रेजेंट नहीं है, जहां पे मोर देन वन हेटेरोएटम, एक से ज्यादा हेटेरोएटम प्रेजेंट, और वो सारे के सारे हेटेरोएटम क्या है, आइडेंटिकल है। तो ऐसे कंपाउंड के लिए भी हम नेमिंग देखेंगे। साथ ही साथ हम ऐसे एग्जांपल्स भी देखेंगे जहां पे हमारे पास एक से ज्यादा हेटेरोएटम तो है, बट वो सारे हेटेरोएटम क्या है, डिफरेंट है। तो मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल भी दिखाऊंगी, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, सल्फर भी, ये भी टाइप का हेटेरोएटम है, ठीक है, जिसे आप थायाजोल बोलते हैं। तो इसमें क्या आपका नाइट्रोजन भी है, सल्फर भी है। तो हमने देखना है कि इसकी हमने नेमिंग कैसे करनी है अगर आपके एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में दो डिफरेंट टाइप के हेटेरोएटम्स प्रेजेंट है। तो ऐसे एग्जांपल्स भी हम करेंगे। साथ ही साथ हम ऐसे एग्जांपल्स भी करेंगे कि आपकी जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग है उसमें मे बी अनसैचुरेशन भी तो आ सकता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी तो आ सकते हैं, तो सॉरी डबल बॉन्ड भी तो आ सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं। तो अगर आपका अनसैचुरेशन किसी भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में बन रहा है, तो अनसैचुरेशन के केस में, पार्शियल अनसैचुरेशन के केस में आप कैसे इस सिस्टमेटिक नॉमेनक्लेचर सिस्टम का, या फिर आप बोल सकते हो एच विडमैन नॉमेनक्लेचर सिस्टम का यूज करके उन कंपाउंड की आप नेमिंग करवा सकते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स को मैं आपको क्लियर कराने वाली हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ नॉमेनक्लेचर सिस्टम, विच इज सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर सिस्टम। तो इस सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर सिस्टम के थ्रू कैसे आप नेमिंग करेंगे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया उस तरीके से आप एग्जाम्पल लिखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है, देखिए रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि अगर आप इस पर्टिकुलर नॉमेनक्लेचर सिस्टम के थ्रू किसी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग कर रहे हैं, तो उस नेमिंग को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे आप प्रीफिक्स क्या लिखेंगे, सफिक्स क्या लिखेंगे, मैंने लिखा हुआ है। तो बोल रहे प्रीफिक्स के प्लेस में आपने क्या लिखना है, हेटेरोएटम का नाम लिखना है। जब आप कौन सी नेमिंग कराएंगे, सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर सिस्टम कराएंगे, सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर सिस्टम का यूज करेंगे। तो इस नॉमेनक्लेचर सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन ये है कि प्रीफिक्स के प्लेस में तो आप हेटेरोएटम का नाम लिखेंगे, और सफिक्स के प्लेस में क्या लिखेंगे, रिंग का नाम लिखेंगे एज पर द साइज। इसका मतलब क्या है, देखो इसको मैं आपको समझाती हूँ कुछ इस तरीके से। पहले देखो प्रीफिक्स का क्या मतलब हुआ, प्रीफिक्स जो है वो आपका जो पहले लगता है वो आपका प्रीफिक्स होता है। ये बोर्ड है प्रीफिक्स की प्लेस में आपने अपने हेटेरोएटम का नाम लिखना। हेटेरोएटम का नाम मतलब क्या हुआ, देखिए आपको पता है आपके जो हेटेरोएटम्स है वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। वो मे बी ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, सेलेनियम हो सकता है, टेल्यूरियम हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है। ओके, तो अगर ये डिफरेंट टाइप के अगर हेटेरोएटम अगर आपकी किसी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में प्रेजेंट है, तो इनके लिए एक नाम भी होता है। जैसे आप ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के बदले क्या बोलते हैं, ऑक्सा बोलते हैं। नाइट्रोजन को क्या बोलते हैं, एजा बोलते हैं। सल्फर को बोलते हैं थायो, फास्फोरस को बोलते हैं फॉस्फेन, सेलेनियम को बोला जाता है सेलेना, एंड टेल्यूरियम को बोला जाता है टेल्यूरा, और आर्सेनिक को बोला जाता है अर्सा। ठीक है, तो ये इनके क्या है, प्रीफिक्स है। यानी कि अगर आपके हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में कुछ इस टाइप के हेटेरोएटम प्रेजेंट है, तो इनका प्रीफिक्स क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो अगर आपको ऑक्सीजन का हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड दिए, तो आप यहाँ पर को प्रीफिक्स में ऑक्सीजन ना लिख के क्या लिखेंगे, ऑक्सा लिखेंगे। समझ में आए, तो ये इनके इन हेटेरोएटम्स के क्या बन जाते हैं, प्रीफिक्स बन जाते हैं। इन प्रीफिक्स को फर्स्टली आपने यहाँ पर को ऐड करना है, इतना हुआ। उसके बाद आप क्या करेंगे, प्लस, यानी कि उसके बाद क्या लिखेंगे, सफिक्स। तो सिक्स की प्लेस पे क्या लिखेंगे, तो ये बोल रहा है नेम ऑफ द रिंग एज पर द साइज। उसके बाद क्या करेंगे, आप रिंग का नाम लिखेंगे किसके बेसिस पे, उसके साइज के बेसिस पे। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ना, आप यहाँ पे जो रिंग यूज करते हैं ना, वो मे बी आपके 3 मेंबर से कहां तक हो सकती है, अप टू 10 मेंबर। देखो आपकी 2 मेंबर तो कोई रिंग होती नहीं है, 1 मेंबर तो कोई रिंग होती नहीं है। रिंग कहां से स्टार्ट होती है, 3 से स्टार्ट होती है। और यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में रिंग कहां तक जाएगी, आपकी 10 मेंबर तक जाएगी। और अगर आपके रिंग का साइज 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, तो इनके लिए इनका पर्टिकुलर सफिक्स दिया जाता है। यानी कि अगर बोला जाता है अगर आपकी जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग है वो 3 मेंबर रिंग है, तो उसके प्लेस में आप जो सफिक्स यूज करेंगे वो बोलेंगे इर। ठीक है, तो आप जैसे ट्राई बोलते हैं ना, 3 को क्या बोलते हैं, ट्राई बोलते हैं। 4 को क्या बोलते हैं, टेट्रा बोलते हैं। 5 को पेंटा बोलते हैं। तो इन्हीं वर्ड से ये जो ट्राई, टेट्रा, पेंटा है, इन्हीं से क्या है, एक छोटा सा टर्म निकाला गया, इनसे एक छोटा सा सफिक्स निकाला गया है। जैसे ट्राई से क्या है आपका, देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जैसे आपका क्या होता है, ट्राई होता है, तो ट्राई से क्या आया, आई आर आया, समझ में आया। और जैसे आपका टेट्रा होता है, टेट्रा, टेट्रा से क्या आया, ये आया, ईटी आया। टेट्रा से क्या आपने लिया, ईटी लिया। ठीक है, तो हम लोग 3 को यानी कि ट्राई ना बोल के हुए क्या बोलेंगे, आई आर बोलेंगे। 4 को पूरा टेट्रा ना बोलते हुए क्या बोलेंगे, ईटी बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो सफिक्स है इनको आप याद कैसे करेंगे, इसकी मेरे पास आपके लिए एक ट्रिक है जिसको आपने याद करना है। जस्ट लाइन को आपने याद करना है, जैसे आप पीरियोडिक टेबल याद करते हैं, एक सिंपल सी लाइन आपने याद करनी है, आपको ये सारे सफिक्स के नाम याद हो जाएंगे। मैं करवाऊंगी अभी, जैसे आप सुनते रहिएगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है आपने क्या करना है, इन रिंग साइज का नाम लिखना है। जैसे आपका अगर हेटेरोसाइक्लिक
कंपाउंड 3 मेंबर्ड की है तो वहां ट्राई के बदले आप क्या लिखेंगे, IR लिखेंगे। 4 मेंबर्ड है तो टेट्रा के बदले क्या लिखेंगे, ET लिखेंगे। तो ये सारे सफिक्स हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये रहते हैं आपके सफिक्स, रिंग साइज जिसे आप N से रिप्रेजेंट करते हैं उनके सफिक्स। तो आप यहाँ पर को क्या है, इन सफिक्स का यूज करेंगे। तो जब आप अपने हेटेरो एटम लिखेंगे और पीछे सफिक्स लिखेंगे तो आपका नॉमेनक्लेचर बन जाएगा। और इस टाइप की नॉमेनक्लेचर को ये आप क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक नॉमेनक्लेचर और एच विडमैन नॉमेनक्लेचर सिस्टम। ठीक है, तो इसमें आपको क्या है, प्रीफिक्स और सफिक्स यूज करना होता है। प्रीफिक्स के प्लेस में आप अपने हेटेरो एटम का नाम लिखेंगे, सफिक्स के प्लेस में आप अपने हेटेरो एटम का नाम लिखेंगे एज पर द रिंग साइज। और जो आपको नॉमेनक्लेचर मिलेगा इसी को बोला जाता है सिस्टमेटिक नॉमेनक्लेचर सिस्टम। ओके, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नॉमेनक्लेचर सिस्टम आपका यही है, सिस्टमेटिक नॉमेनक्लेचर सिस्टम। इतनी चीज आई। अब देखो ना, अब इसके मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ। अभी जिस मैंने रिप्रेजेंटेशन दिखाया, अब मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन कर रही हूँ। सुनिएगा, ये थ्योरी आपने ऐड करनी है एग्जाम में। तो फर्स्टली आप क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पर लिखा है द एच विडमैन नॉमेनक्लेचर सिस्टम इज बेस्ड ऑन, आपका जो एच विडमैन नॉमेनक्लेचर सिस्टम है ये किस पे बेस्ड है, पहली चीज टाइप ऑफ हेटेरो एटम, ये किस पे बेस करता है, टाइप ऑफ हेटेरो एटम। किस टाइप का हेटेरो एटम है उसे हमने यहाँ पर लिखना होता है इन नॉमेनक्लेचर सिस्टम पे। तो हम बोल सकते हैं एच विडमैन नॉमेनक्लेचर बेस करता है टाइप ऑफ हेटेरो एटम, और टाइप ऑफ हेटेरो एटम को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जेड से। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ जेड। जेड आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, टाइप ऑफ हेटेरो एटम। ठीक है, और टाइप ऑफ हेटेरो एटम के साथ साथ और किस पे डिपेंड करता है, द रिंग साइज, यानी कि रिंग का साइज कैसा, आपकी रिंग 3 मेंबर्ड है, 4 मेंबर्ड है, 5 है, यानी कि अप टू 10 कितने मेंबर्ड की आपकी रिंग है उस पर डिपेंड करता है। और उसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है आपकी नेचर ऑफ रिंग, यानी कि आपका जो आपका ये एच विडमैन नॉमेनक्लेचर सिस्टम और सिस्टमेटिक नॉमेनक्लेचर सिस्टम है, ये ऑल किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ रिंग पे, यानी कि आपका रिंग का नेचर क्या है। अब रिंग का नेचर क्या है का क्या मतलब है, रिंग का नेचर क्या है का मतलब है कि आपकी रिंग सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है। नीचे मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगी। देखिए, आपने ऐसी रिंग भी देखी है जहां पे आपका पूरा सैचुरेशन है, लेकिन आपने ऐसी रिंग भी देखी है जहां पे आपका सैचुरेशन है, और आप ऐसी रिंग भी देखेंगे जहां पे आपको पार्सल सैचुरेशन देखने को मिलेगा, पार्सल अनसैचुरेशन देखने को मिलेगा। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिंग्स मिलती है और इन डिफरेंट टाइप की रिंग का आपने नॉमेनक्लेचर करना सीखना है। ओके, तो बहुत आसान है। इतना आया, तो आप लिखेंगे जो आपका एच विडमैन नॉमेनक्लेचर सिस्टम है वो 3 चीजों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज जेड, यानी कि जो है आपका टाइप ऑफ हेटेरो एटम, दूसरा है आपका एन जो है आपका रिंग साइज, एंड तीसरा है आपका नेचर ऑफ रिंग जो है आपका सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड रिंग। इतनी चीज क्लियर आई। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है जो आपका एच विडमैन नॉमेनक्लेचर सिस्टम है, ये बोल रहा है दिस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर अप्लाइड टू अ मोनोसाइक्लिक रिंग। ठीक है, तो ये बोल रहा है ये जो आपका नॉमेनक्लेचर सिस्टम है ये कहाँ अप्लाई करता है, मोनोसाइक्लिक रिंग के लिए ही अप्लाई करता है। तो देखो, ऐसा भी तो हो सकता है ना, हम आगे जब दूसरे नॉमेनक्लेचर सिस्टम पढ़ेंगे वहां ये चीज देखेंगे कि हमारी जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है वो जरूरी नहीं है कि वो एक ही मेंबर्ड की हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। वो आपकी 2 मेंबर्ड की भी हो सकती है, 3 मेंबर्ड की भी हो सकती है, कितने मेंबर्ड की भी हो सकती है। लेकिन ये बोल रहा है जो आपका एच विडमैन नॉमेनक्लेचर सिस्टम है ये सिर्फ मोनोसाइक्लिक रिंग के लिए ही एप्लीकेबल है। और ऐसी मोनोसाइक्लिक रिंग जहां पे जो आपके मेंबर्ड हैं, जो आपके साइक्लिक मेंबर्ड हैं वो कितने हैं, 310 है, यानी कि आपकी जो साइकिल में मेंबर्ड होनी चाहिए वो अप 3 से स्टार्ट होनी चाहिए और अप टू कहां जाने चाहिए, 10 जाने चाहिए। जिसको मैंने आपको नीचे भी लिखा है कि आपकी रिंग साइज कहां से स्टार्ट होनी चाहिए, 3 से, और कहां खत्म होनी चाहिए, 10 से। तो 10 से ज्यादा वाली भी रिंग हो सकती है, बट उनका डिस्कशन आपका एच विडमैन नॉमेनक्लेचर सिस्टम नहीं करता है। और मोनोसाइक्लिक के अलावा बाईसाइक्लिक, ट्राईसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक रिंग भी होती है, बट वैसी साइक्लिक रिंग का डिस्कशन आपका सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर सिस्टम नहीं करता है, क्योंकि सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर सिस्टम कहाँ एप्लीकेबल है, मोनोसाइक्लिक रिंग के लिए। और ऐसी मोनोसाइक्लिक रिंग जहां पे जो मेंबर्स होते हैं वो कितने होने चाहिए, 3 से 10 तक ही होने चाहिए। इतनी चीज क्लियर आई। तो ये 2 पॉइंट फर्स्टली आपने यहाँ पर को लिखने हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप डिटरमाइन करेंगे। हमको पता है जो आपका एच विडमैन नॉमेनक्लेचर है वो किस पे डिपेंड करता है, एक तो होता है जेड, जेड मतलब होता है टाइप ऑफ हेटेरो एटम, एक होता है रिंग साइज, यानी कि कितने नंबर की रिंग साइज है जिसे आप एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और तीसरा होता है आपका नेचर ऑफ रिंग, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो इनको आप कैसे लिखेंगे इन फॉर्मूला, जब आप नॉमेनक्लेचर करेंगे तो कैसे इन चीजों को लिखेंगे, तो मैं आपको बताती हूँ। तो फर्स्टली यहाँ पर लिखा है कि अगर आपको क्या है देखना है कि आपके जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है उसमें किस टाइप का हेट्रो एटम है और उसका प्रीफिक्स क्या लगेगा, तो मैंने आपको ये तो बता ही दिया। अगर आपका हेट्रो एटम ऑक्सीजन है तो उसके प्रीफिक्स में उसके बदले आप क्या लिखेंगे, ऑक्सा लिखेंगे। अगर नाइट्रोजन है तो उसके बदले एजा लिखेंगे, सल्फर है तो थायो लिखोगे, फॉस्फोरस है तो फॉस्फिन लिखोगे, सेलेनियम है तो सेलेना लिखोगे, टेल्यूरियम है तो टेल्यूरा लिखोगे, और आर्सेनिक है तो आर्सा लिखेंगे। जैसे मैं आपको नीचे दिखा देती हूँ, एक बार आप ये एग्जाम्पल देख लीजिए। देखो, ये एग्जाम्पल है, ये आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। इस एग्जाम्पल को
आपको देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका एक टाइप का हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। और अगर मैं आपसे पूछूं इस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को चलिए आप नॉमेनक्लेचर कीजिए, बट कैसे कीजिए? अकॉर्डिंग टू सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर सिस्टम या फिर एच विडमैन नॉमेनक्लेचर सिस्टम। तो आपको पता है सबसे पहले आप अपना रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो आपको पता है रिप्रेजेंटेशन में आप प्रीफिक्स यूज करते हैं। प्रीफिक्स मतलब हेट्रो एटम का नाम। तो आपको पता है यहाँ पे आपका हेट्रो एटम क्या है? ऑक्सीजन है। तो प्रीफिक्स के प्लेस में आपने क्या लिखा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को आप ऑक्सीजन नहीं लिखते, ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं? ऑक्सा। तो आपने यहाँ पर को क्या लिखा? ऑक्सा। इतनी चीज क्लियर आई। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? देखो मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद आपने क्या लिखना है? उसके बाद आपने लिखना है नेम ऑफ द रिंग एज पर द साइज। उसके बाद लिखेंगे अपनी रिंग का नाम एज पर द साइज, उसका साइज कैसा है। तो आप उसको कैसे डिस्कस करते हैं? तो देखिए यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो ये बोल रहा है हाउ टू डिटरमाइन रिंग साइज। अगर हमको रिंग साइज को डिटरमाइन करना है, एन को डिटरमाइन करना है, तो कैसे करेंगे वो मैं आपको नीचे बताती हूँ। या फिर आप बोल सकते हो कि अगर आपको किसी हेट्रो एटम का नॉमेनक्लेचर करना है तो वहां पे आप सफिक्स को कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है सफिक्स के प्लेस में कौन आता है? रिंग साइज का नाम आता है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए क्या है? आपको इस ट्रिक का यूज करना पड़ेगा। ये ट्रिक क्या है मैं आपको अभी बोल के बताती हूँ। ये है आपकी एरिटॉल इन एपॉक ऑन न्यूक्लियस, ठीक है। तो थोड़ा सा नाम थोड़ा सा अजीब है, बट सबको याद हो गया, आपको भी याद होगा। बस एक दो बार रिपीट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, नाम याद हो जाएगा। तो देखो कैसे याद करेंगे? एरिटॉल, एरिटॉल को आप रिलेट कर सकते हैं डेटॉल से। तो डेटॉल हमको पता है, डेटॉल से आपका क्या आया? एरिटॉल आ गया, ठीक है। तो आप बोलोगे एरिटॉल, एरिटॉल के बाद अगेन लिखोगे इन, ठीक है। तो डेटॉल के डी को आपने आई से रिप्लेस किया, तो उसके बाद आपका अगेन क्या आ गया? आई एन, यानी कि इन आ गया, ठीक है। तो एरिटॉल इन। उसके बाद आप बोलोगे एपॉक, ठीक है। एपॉक के बाद ऑन बोलोगे, देन आप बोलोगे इक्लियस। इक्लियस हमारी टॉफी होती है, तो बन गया आपका एरिटॉल इन एपॉक ऑन इक्लियस। तो ये जो आपका लाइन है, अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आप इस टाइप की यानी कि सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर, एच विडमैन नॉमेनक्लेचर को आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो अभी तो मैं ट्रिक आपको नहीं बता रही, ट्रिक हम नीचे डिस्कस करेंगे। अभी मैं प्रॉपरली जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है उसको बता रही हूँ। तो देखो हमारा जो रिंग साइज है, इसका जो एन की वैल्यू है या फिर आप बोल सकते हो सफिक्स है, वो कहां से आया अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सुनिएगा। तो ये बोल रहा है द रिंग साइज इज इंडिकेटेड बाय द सफिक्स। जो आपका रिंग साइज है जिसे आप एन बोलते हैं, ये किससे इंडिकेट किया जाता है? सफिक्स से इंडिकेट किया जाता है। और ये जो सफिक्स आए हैं वो कहां से आए हैं? लैटिन न्यूमेरल से आए हैं, ठीक है। कैसे आए? देखो मैं आपको पहले भी बोली, जैसे आपको पता है ट्राई को, तीन को, अगर तीन मेंबर्ड रिंग होती है, थ्री मेंबर्ड रिंग होती है, तो उससे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ट्राई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने पूरा ट्राई ना लेके क्या किया? ट्राई को तोड़ दिया। कैसे तोड़ दिया? हमने ट्राई का क्या ले लिया? आर आई ले लिया, ठीक है। तो ये आर आई जो बना है इसी को हम यहाँ पर को यूज करेंगे एज अ सफिक्स, ठीक है। तो हमारी थ्री मेंबर्ड रिंग है तो हम ट्राई के बदले क्या बोलेंगे? आर आई बोल, सॉरी आई आर बोलेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ अगर जैसे आपको पता है टेट्रा, यानी कि अगर हमारी फोर मेंबर्ड रिंग है तो हमें बोलना चाहिए एक्चुअल में टेट्रा। लेकिन हम टेट्रा ना बोल के क्या है, टेट्रा का एक छोटा सा पोर्शन लेते हैं विच इज ईटी। हम लोग यहाँ से क्या उठाते हैं? ईटी को उठाते हैं। सिर्फ इस ईटी को अगर हमने उठाया तो हम इसे क्या बोलेंगे? टेट्रा। तो अगर ईटी आपको दिख रहा है इट मींस वो आपका क्या है? टेट्रा। तो देखो थोड़ी सी हमको डिफिकल्टी होती है क्योंकि हमको ये तो पता है ट्राई टेट्रा पेंटा ये वाली लाइंस हमको याद है, बट हमने इनको तोड़ना नहीं सीखा है। बट ये तोड़ेंगे हम कैसे वो मैं आपको ट्रिक से बताऊंगी, ठीक है। तो ये चीज आपकी कहाँ से आती है? सिफिक्स, सफिक्स से। तो जी जैसे यहाँ पर लिखा है हेप्टा, हेप्टा क्या होता है? सेवन को, सेवन मेंबर्ड रिंग को हम हेप्टा बोलते हैं। बट हमने पूरा हेप्टा नहीं लिया है, हेप्टा से हमने क्या लिया है? ईपी लिया है। इस बीच वाले पोर्शन को, ईपी को उठा दिया, तो ये बन गया हमारा सफिक्स हेप्टा। यानी कि सेवन मेंबर्ड रिंग हेप्टा के लिए हमने क्या सफिक्स लिया? ईपी लिया, ठीक है। सिमिलरली ऑक्टा यानी कि 8 को हम पूरा ऑक्टा नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ओसी लिखेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या लिखा दिया? ओसी लिख दिया। उसके बाद 9 को नौने के बदले हम लोग ने क्या लिखा? यहाँ पर ओएन उठा दिया, ये सेंटर वाला पोर्शन ओएन उठा दिया। और डेका यानी कि 10 के प्लेस में पूरा डेका के बदले हमने क्या निकाल दिया? ईसी निकाल दिया, तो बन गया हमारा डेका। तो ये हमारे क्या है? सफिक्स है। 3 को हम क्या बोलेंगे? आई आर, 4 को बोलेंगे ईटी, 5 को बोलेंगे ओएल, 6 को बोलेंगे आई एन, 7 को बोलेंगे ईपी, 8 को बोलेंगे ओसी, 9 को बोलेंगे ओएन और 10 को बोलेंगे ईसी, ठीक है। तो ये हमारे सफिक्स हैं। तो देखो मैं अगर वापस से आपको एग्जांपल पे लेके चलूं जो हमने देखा था, तो हमने देखो हमने क्या बोला? सबसे पहले प्रीफिक्स, प्रीफिक्स हमारा हेट्रो एटम विच इज ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के प्लेस में हमने ऑक्सा बोला, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा हमारा सफिक्स, ठीक है। तो सफिक्स में हमने क्या लगाना था? सफिक्स में हमने लगाना था कि कितने नंबर की हमारी रिंग प्रेजेंट है, हेट्रोएटम प्रेजेंट है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे कितने नंबर का हेट्रोसाइक्लिक रिंग है? ये आपका 3 मेंबर्ड है। तो आपको पता है 3 मेंबर्ड के लिए आप क्या यूज करते हैं? तो हमने बोला 3 मेंबर्ड के लिए सफिक्स रहेगा आई आर। तो देख लीजिए मैंने आई आर लिखा है, बिल्कुल लिखा है, प्लस करके मैंने क्या लिखा है? आई आर, इतना आया। तो हमने लिखा ऑक्सा, ऑक्सा के प्लस करके लिखा आई आर, ठीक है। उसके बाद अब ये एन कहां से आया? ए एन, एन कहां से आया? तो हमको पता है कि हमारा जो ये नॉमेनक्लेचर सिस्टम है वो
किस किस पे डिपेंड करता है? पहला तो है आपके हेटेरोएटम पे, उसके बाद रिंग के साइज पे, और लास्टली एक और चीज पे डिपेंड करता है विच इज नेचर ऑफ रिंग, जिसे आप क्या है यहाँ पे फॉर्मूले पे नहीं लिखते हैं, बट डिपेंड किस पे करता है? नेचर ऑफ रिंग पे, कि आपकी रिंग सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड। तो देखो इसको आप कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हाउ टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ रिंग। अगर आपकी रिंग में क्या है, सैचुरेशन है अनसैचुरेशन है, तो उसके लिए आप क्या टर्म का यूज करेंगे? तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखो अगर आपकी रिंग 3 मेंबर्ड है, 4 मेंबर्ड है, अप टू 10 मेंबर्ड है, तो आपका अगर रिंग सैचुरेटेड है तो आपने पीछे से क्या लगाना है? एन लगाना है, यानी कि प्लस करके क्या कर देंगे? एन कर देंगे, ठीक है। तो आपको पता है जैसे एल्केन हो गया, यानी कि सैचुरेशन है तो आपने क्या लगाया? एन लगाया, ठीक है। लेकिन अगर अनसैचुरेशन है तो आप क्या लगाएंगे? आई एन ई लगाएंगे, प्लस करेंगे आई एन ई। बट यहाँ पे एक्सेप्शनल केस आता है केमिस्ट्री के अंदर, तो एक्सेप्शनल केस कहाँ से आया? 4 to 6 मेंबर्ड रिंग, यानी कि अगर आपकी अनसैचुरेटेड रिंग है, वो भी कैसी है? 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड या फिर 6 मेंबर्ड, तो वहां पे आप पूरा आई एन ई की प्लेस पे क्या लगाएंगे? सिर्फ ई ई ई लगाएंगे, यानी कि आई एन ई के बदले सिर्फ ई लगाएंगे। किसके केस में? अगर आपकी हेटेरोसाइक्लिक रिंग कैसी है? 4, 5, 6 मेंबर्ड रिंग है और अनसैचुरेटेड है, तो वहां पे आप सिर्फ ई ई ई लगाएंगे, ना कि आई एन ई लगाएंगे। इतनी चीज क्लियर है? तो ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी रिंग सैचुरेटेड है और सैचुरेट के साथ साथ वहां पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या एक एक्सेप्शनल केस की तरह यहाँ पे काम करता है, कि देखो आपको पता है अगर रिंग आपकी सैचुरेटेड है तो आप प्लस एन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी रिंग सैचुरेटेड तो है, बट वहां जो हेटेरोएटम है अगर वो नाइट्रोजन है, तो उस केस में आप क्या है? एन के बदले क्या लगाते हैं? आईडी आई एन ई, ठीक है, आइडीन, ठीक है, आईडी आई एन ई, इसका आप यूज करते हो, ठीक है। समझ में आए? तो आप किसका यूज करते हो? इसका यूज करते हो। लेकिन कब तक लगाते हैं? जब तक आपकी रिंग क्या है? 3, 4, 5 मेंबर्ड हो। मतलब क्या हुआ? देखो अगर आपकी रिंग क्या है? सैचुरेटेड है, तो उस केस में आप ए एन ई लगाएंगे। लेकिन अगर आपकी सैचुरेटेड है बट वहां हेटेरोएटम कौन है? नाइट्रोजन है, तो उस केस में 3 मेंबर्ड रिंग, 4 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग में एन के बदले क्या आ जाता है? आइडीन हो जाता है, यानी कि आईडी आई एन ई, आईडी आई एन ई, एन के बदले क्या हो जाता है? आईडी आई एन ई। कहाँ कहाँ? जब आपकी रिंग 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड और 5 मेंबर्ड हो। इतनी चीज समझ में आई? और अगर आपकी रिंग अनसैचुरेटेड है तो उस केस में आप आइन लगाते हैं। लेकिन अगर आपकी रिंग 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड या फिर 6 मेंबर्ड है, तो उस केस में आप आई एन ई के बदले सिर्फ क्या लगाते हैं? ई लगाते हैं। इतनी चीज क्लियर आई? तो ये चीज आपको याद करनी होगी। मैं रिपीट कर रही हूँ, सैचुरेटेड के लिए आप देखो मैंने यहाँ लिखा है, सैचुरेटेड के लिए आप एन लगाएंगे। लेकिन अगर आपकी रिंग में सैचुरेशन तो है, लेकिन हेटेरोएटम अगर आपका नाइट्रोजन है, तो वहां पर 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड रिंग के लिए आप एन की प्लेस में आयोडीन लगाएंगे, यानी कि आईडी आई एन ई का यूज करेंगे, ठीक है। और अगर आपकी रिंग आपकी अनसैचुरेटेड है, तो अनसैचुरेटेड के लिए होता है आई एन ई, बट आई एन ई आपका तब लगेगा जब आपकी रिंग कौन सी होगी? 3 मेंबर्ड, 7 मेंबर्ड, 8 मेंबर्ड, 9 मेंबर्ड, 10 मेंबर्ड। अगर आपकी रिंग 4, 5, 6 मेंबर्ड की होगी, तो आई एन ई की प्लेस में आपने सिंपल ई का यूज करना पड़ेगा। ये आपका क्या होता है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है। तो अगर आप एग्जाम्पल पे देखेंगे, तो यहाँ पे आपका अनसैचुरेशन है? बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे क्या पूरा सैचुरेशन है। सैचुरेशन के लिए आपको पता है ए एन ई का आप यूज करते हैं, और अगर यहाँ पे नाइट्रोजन होता तो आपको प्रॉब्लम आती, लेकिन यहाँ तो है ऑक्सीजन, तो हमको क्या है? सैचुरेशन के लिए हमने क्या बोला? देखो अगर आपकी रिंग सैचुरेटेड है तो आप क्या लगाएंगे? एन। तो हमने यहाँ पर को क्या लगा दिया? आई आर के साथ पीछे से एन, तो हमारा कंबाइंडली क्या हो गया? ऑक्सा प्लस आई आर प्लस ए एन ई, तो बन जाएगा हमारा ऑक्सीरेन। तो हमने इसे कंबाइन करके क्या बना दिया? ऑक्सीरेन। इतनी चीज समझ में आए? तो ये बन गया हमारा ऑक्सीरेन, ठीक है। और एक और चीज आपकी यहाँ पे रहती है, अगर जो आपका ये रिंग साइज है, रिंग साइज आपको कहाँ से पता चला? इस आई आर से पता चला। तो अगर इस रिंग साइज का जो पहला जो वर्ड है, ठीक है, पहला जो लेटर है, अगर ये आपका क्या होगा? कोई वॉवल्स होगा, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? इस आगे वाले का जो ए है, इसको आप क्या कर देंगे? यहाँ से ड्रॉप कर देंगे। तो देखो आपका था ऑक्सा, ये एक्चुअल में होना कैसे चाहिए था? ऑक्सा इरेन होना चाहिए था, ठीक है, ऑक्सा इरेन, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या किया हमने? यहाँ पर वॉवल होने के चक्कर में, आई होने के चक्कर में, हमने यहाँ से ए को हटा दिया और ये क्या बन गया? ऑक्सी। ऑक्सा के बदले क्या बन गया? ऑक्सी। देन आपका क्या आ गया? रेन आ गया। तो क्या बन गया? ऑक्सीरेन। तो ये चीज याद रखनी है, अगर रिंग साइज में आपका कोई वोवल है तो उसके आगे जो ए लगा हुआ है, यहाँ पे आपका जो ए लगा है, इसे आप ड्रॉप कर लेते हैं, हटा देते हैं। देखो आपने यहाँ भी देखा है, ये आपका थायरेन हो गया। थायरेन कैसे हो गया? देखो आपको पता है यहाँ पर आपका एटम कौन सा है? हेटेरोएटम सल्फर है। सल्फर को रिप्रेजेंट किया जाता है थाई से, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पे 3 मेंबर्ड रिंग है, तो 3 मेंबर्ड रिंग को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आई आर से, तो मैंने लगाया आई आर। उसके साथ साथ रिंग आपकी सैचुरेटेड है, तो आपको क्या मिला? एन मिला, ठीक है। तो हमारा क्या बन गया? थाई इरेन होना चाहिए, थाया इरेन, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ये थाया इरेन नहीं है, थायारेन है। क्यों है? क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे जो रिंग साइज में, जो आपने रिंग साइज एन की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे आपका वो वाला है, यानी कि आई है। तो आई के पहले जो ए है, इसे आप ड्रॉप कर देंगे, यानी कि इसे आप हटा देंगे। तो बचा क्या? ये बन गया थाई, तो आपने लिखा थाई।
मिथाई, उसके बाद बना इरेन, तो ये बन गया थायरिन। इतनी चीज समझ में आए? तो ये आपका एग्जाम्पल बन गया। अभी सारे एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे, अभी जस्ट मैं रफली बता रही थी। इतना हुआ। तो देखो मैंने आपको बता दिया कि आपका जो ये नॉमेनक्लेचर सिस्टम है, सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर सिस्टम, 3 चीजों पे डिपेंड करती है, इसकी नेमिंग 3 चीजों पे डिपेंड करती है, और मैंने तीनों चीजें बता दी। फर्स्ट वन आपका प्रीफिक्स क्या होगा, कैसे लिखोगे, दूसरा मैंने आपको सफिक्स बता दिया, एन की वैल्यू बता दिया, एंड लास्टली आपका सफिक्स के बाद आप क्या है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऐड करते हैं कि आपकी रिंग सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, तो वो भी आपने कैसे करनी है वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब इन तीनों चीजों को क्या है, कंबाइंडली हम एक टेबल के फॉर्म में याद करते हैं। हमको क्या इन तीनों चीजों को सेपरेटली लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये तो आप क्या कर रहे हैं, एग्जाम के लिए लिख रहे हैं, इसलिए मैंने आपको तीनों को सेपरेट बताया। बट आप इसे एक सिंगल टेबल के थ्रू याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर कोई क्या लिखा है, साइज ऑफ रिंग, यानी कि रिंग का साइज लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद रिंग के साइज को आप किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं वो लिखा हुआ है। उसके बाद अगर सैचुरेशन है तो क्या आप यूज करोगे, अनसैचुरेशन है तो क्या आप यूज करोगे, और सैचुरेटेड है बट नाइट्रोजन वहां पे आपका हेटेरोएटम प्रेजेंट है तो आप क्या लिखेंगे। तो फर्स्टली मैंने क्या बोला, आपको एक लाइन याद करनी है, वो है एरिटॉल इन एपॉक ऑन एक्लियर्स। ठीक है, तो याद कीजिए एरिटॉल यानी कि डेटॉल, तो एरिटॉल इन एपॉक ऑन एक्लियर्स, तो ये आपको लाइन याद करनी है। तो देखो इस लाइन से आप क्या यूज करेंगे, देखो सबसे पहले क्या है, देखो सबसे पहले आप ये तो हेटेरोएटम तो अपने याद कर सकते हैं, हेटेरोएटम तो कुछ नहीं है, ये तो हम खुद ही बोलते हैं, बट हेटेरोएटम के बाद वाला प्रॉब्लम करता है, यानी कि साइज ऑफ रिंग, एन की वैल्यू हमको दिक्कत करती है, जेड की वैल्यू हमको नोन है, जेड हमने निकाल दिया, अब हमको एन की वैल्यू निकालनी है। तो देखो एन की वैल्यू आप यहाँ पे कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले एक मिनट, ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, पूरे रिंग का साइज लिख दिया। हमको पता है 3 से नंबरिंग स्टार्ट होगी अप टू 10, तो मैंने यहाँ से लिखा 3 और 4 5 6 7 8 9 10 तक करके मैंने पूरा टेबल बना दिया। ठीक है, अब इनके आगे मैं क्या लिखूंगी, इनके सिंबल, यानी कि इनको मैं किस सफिक्स से रिप्रेजेंट करूंगी, तो मैंने यहाँ पर सिंबल्स कहाँ से लिखा, इस लाइन से लिखा। हमने क्या बोला था, एरिटॉल इन एपॉक ऑन इक्लियर्स, तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, पहले आप एरिटॉल इन एपॉक इन इक्लियर्स साइड में लिख लीजिएगा, देन इससे क्या उठाइएगा, आई आर, तो सबसे पहले आपका क्या आया, आई आर। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आया, ईटी, तो उसके बाद आपने क्या लिखा, ईटी। ओके, उसके बाद आपने क्या लिखा, ऑल, तो आपका बन गया एर ई टॉल। ठीक है, तो ये है आपका एरिटॉल, तो आपने लिखा एर ई टॉल। ठीक है, इतना हुआ। उसके बाद आपने लिखा नेक्स्ट में इन, तो यहाँ पे आ गया आपका इन। ओके, उसके बाद क्या है, एपॉक, एपॉक से आपने क्या लिखा, पहले ईपी लिखा, देन ओसी लिखा, देन एप ऑक, इतनी चीज आया। उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या लिखा, ऑन, तो आपने यहाँ पे लिखा ऑन। उसके बाद एक्लियर से आपका क्या आया, ईसी, एक्लियर आपका पूरा यूज नहीं होता है, एक्लियर से सिर्फ आप क्या है, ईसी का यूज करोगे, एक्लियर जो टॉफी होती है उससे सिर्फ आप ईसी का यूज करोगे, इतना आया। तो ये क्या बन गया हमारा, एर इट ऑल इन इपॉक। ठीक है, एरिटॉल इन एपॉक ऑन इक्लियर्स, इतनी चीज समझ में आए। तो ये जो सिंबल है आपको इस लाइन से याद होंगे, एरिटॉल इन इपॉक ऑन इक्लियर, तो कितनी सिंपल सी लाइन है, आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो आपने जैसे ही ये लिख लिया, अब आप क्या करेंगे, अब आपको पता है 3 मेंबर्ड रिंग के लिए आपने क्या लिखा, आई आर लिखा, और अगर रिंग आपके सैचुरेटेड है तो पीछे से आप एन 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 लगाओगे। ठीक है, तो आपने सबके पीछे क्या लगा दिया, एन लगा दिया। ठीक है, तो अगर सैचुरेटेड है तो आप एन लगाओगे, अनसैचुरेटेड है तो आप क्या लगाएंगे, देखो सैचुरेटेड में आप एन लगाते हैं, अनसैचुरेटेड में आप आई एन ई लगाते हैं, लेकिन कहाँ नहीं लगाते हैं, एक्सेप्शनल केस कहाँ आता है, यहाँ 4 5 6, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 4 5 6 में यहाँ पर को आप आई एन ई नहीं लगाते हैं, आई एन ई के प्लेस में सिर्फ आप क्या लगाते हैं, ई का यूज करते हैं। ठीक है, तो मैंने वही चीज लिखी है। 3 के केस में आपने क्या लिखा, आई आर आपका क्या हो गया, सिंबल हो गया, उसके साथ अनसैचुरेशन है तो आपने आई इन लगाया। ठीक है, आई एन ई लगाया, लेकिन अगर आपके 4 मेंबर रिंग है, 5 है, 6 है, इसमें आपने आई एन ई के प्लेस में क्या लगाया, सिर्फ ई लगाया, तो इसे क्या कर लीजिएगा, ऊपर ऐसे लिख लीजिएगा कि आप अनसैचुरेशन के लिए आई एन ई लगाते हैं, लेकिन 4 5 6 मेंबर पे सिर्फ ई लगाते हैं, इतना है। और बाकी चीजें आपकी बिल्कुल सेम है, आप आई एन ई लगाएंगे। ठीक है, लेकिन सैचुरेटेड है, लेकिन नाइट्रोजन एटम के थ्रू सैचुरेटेड है, तो उस केस में क्या होता है, एक्सेप्शनल केस आता है आपका, कहां, जैसे इसमें 4 5 6 में है, इसमें 3 4 5 में आएगा, यानी कि 6 से ना आके इसके आगे वाले में आएगा, यानी कि 3 4 5 में आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। इसमें आप क्या है, सैचुरेशन में एन के बदले क्या लगाएंगे, आईडीन लगाएंगे, यानी कि आईडी आई एन ई आईडी आई एन ई आईडी आई एन ई, बाकी में आपका एन 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 ही आएगा। तो ये आपको एक सिंपल एक सिंगल टेबल के थ्रू मैंने सारी चीजें दिखा दी, समझ में आया। और बाकी जेड की वैल्यू तो आपको पता है, ऑक्सीजन के लिए क्या है, सल्फर के लिए क्या है, नाइट्रोजन के लिए क्या है। तो ये टेबल आप अगर याद कर लेंगे, याद करना भी कितना आसान है, सिंबल मैंने आपको बता दिया, एरिटॉल इन एपॉक ऑन इक्लियर, यहाँ आप लिखेंगे। उसके बाद सैचुरेटेड के लिए एन एन लिखेंगे, अनसैचुरेटेड के लिए आयन लिखेंगे, बट 4 5 6 में आप ई लिखेंगे, और सैचुरेटेड विद नाइट्रोजन एटम के लिए क्या होगा, सबके लिए एन ही होगा, लेकिन 3 4 5 के केस में एन के बदले आयोडीन हो जाएगा, इतना आया। तो ये टेबल अगर आपने बना ली तो आप नॉमेनक्लेचर आसानी से कर सकते हैं। तो
तो देखो मैं इसी टेबल के थ्रू आपको नॉमेनक्लेचर करके हुए दिखाऊंगी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ये आपका क्या है, इसी सिस्टम को, ये जो नॉमेनक्लेचर हमने डिस्कस किया, इसी को आप क्या बोलते हैं, एच विडमैन, और आप बोल सकते हैं सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर सिस्टम। ओके, अब एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। तो देखो बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं, एक दो तो आपने लिखने ही होंगे, ठीक है, तभी आपको प्रॉपर नंबर मिलेंगे। एक दो आप लिखिएगा अलग अलग टाइप के हेटेरोएटम के लिए। तो पहला जो हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं वो कैसे हेटेरोएटम के लिए डिस्कस कर रहे हैं, ये हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें इफ ओनली वन हेटेरोएटम आर प्रेजेंट, यानी कि अगर आपके पास साइक्लिक रिंग है, वो भी आपको पता है, आप ये वाला जो ये वाला जो नॉमेनक्लेचर सिस्टम है ये मोनोसाइक्लिक रिंग के लिए एप्लीकेबल है। तो अगर आपके पास मोनोसाइक्लिक रिंग है और उसमें सिर्फ एक ही हेटेरोएटम प्रेजेंट है, तो उस केस में आप नेमिंग कैसे करेंगे। तो दो नेमिंग हमने देख ली, अब तीसरी नेमिंग हम लोग देखते हैं। तो देखो आपको पता है नाइट्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एजा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले मैंने यहाँ पर को प्रीफिक्स लिखा विच इज एजा। ओके, एजा के बाद मैं क्या लिखूंगी, रिंग का साइज। तो रिंग का साइज आपका 3 मेंबर्ड है, तो हमने देखा 3 मेंबर्ड के लिए क्या यूज करते हो, यहाँ देख लो, देखो 3 मेंबर्ड के लिए आप क्या यूज करते हो, आई आर यूज करते हो। तो मैंने प्लस में क्या लगाया, आई आर, ठीक है। आई आर के साथ मैंने क्या लगाया, यहाँ पर को आपका सैचुरेशन तो है, पर सैचुरेशन किसके साथ है, नाइट्रोजन के साथ है। और सैचुरेटेड रिंग आपकी कितनी है, 3 मेंबर्ड। तो हमने देखा कि सैचुरेटेड विथ नाइट्रोजन है और 3 मेंबर्ड है। 3 मेंबर्ड में हमारा एक्सेप्शनल केस आता है, यानी कि यहाँ पर हम सैचुरेशन है करके एन नहीं लगाएंगे, हम यहाँ देखेंगे कि सैचुरेशन है नाइट्रोजन के साथ, तो एन की प्लेस में हम लोग आयोडीन लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, आई आर के साथ क्या लगा दिया, आयोडीन लगा दिया, ठीक है। तो हमारा क्या बन गया, एस, ठीक है। ये क्या बनना चाहिए, ए जेड ए, एजा बनना चाहिए। एजा के बाद क्या आना चाहिए, आई आर आना चाहिए। बट आपको मैंने क्या बोला, यहाँ पे आपका वोवल है, तो इसके आगे का जो ए है ये ड्रॉप हो जाएगा, यानी कि ये यहाँ से हट जाएगा। तो बचेगा क्या आपका, ये बचेगा आपका एस, यानी कि देखो ए जेड बना, एस बना, उसके बाद आपने क्या लगाया, आई आर बना, डायरेक्टली क्या है, आई आर लगाया, ए यहाँ से ड्रॉप हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या लगाया, डाइन लगाया, तो ये बन गया एजरीडीन, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एजा इरिडीन बनना चाहिए था, बट ये क्या बन गया, एजरीडीन, ठीक है। ए जेड आई आर आई डी एन, ये बन गया एजरीडीन। तो ये वाले हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम के लिए हमने नॉमेनक्लेचर कर दिया अकॉर्डिंग टू सिस्टमेटिक, या फिर आप बोल सकते हो एच विडमैन नॉमेनक्लेचर के थ्रू, कि ये वाला जो आपका साइक्लिक कंपाउंड है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, इसका नाम आपका क्या है, एजरीडीन है। इतनी चीज समझ में आई। अब देखो इसके नेक्स्ट वाले सुनते हैं, खुद से भी ट्राई कीजिए, ठीक है। इसका नेक्स्ट वाला सुनते हैं। इसका नेक्स्ट वाला क्या है, देखो आपका ऑक्सीजन है, तो आपने लिखा ऑक्सा, ठीक है। उसके बाद 4 मेंबर्ड रिंग है, तो 4 मेंबर्ड रिंग के लिए आप क्या लगाते हैं, इट, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या लगाया, ईटी, इट, ठीक है। उसके बाद आपकी 4 मेंबर्ड रिंग है और सैचुरेटेड है, तो आपने क्या लगाया, इन लगाया। तो नाइट्रोजन के केस में एक्सेप्शन है, ऑक्सीजन के केस में तो नहीं है। तो हमारा क्या बन गया, देखो ऑक्सा इटेन बन गया। लेकिन आपको पता है यहाँ पे आपका क्या है, वॉवल है, तो इसके आगे जो ए है ये ड्रॉप हो जाएगा, तो ये बन गया ऑक्सीटेन, ठीक है। तो ये बन गया ऑक्सा इटेन बनना चाहिए था, बट आपका क्या बना, ऑक्सीटेन बना। तो कितना आसान है देखो, ठीक है। इसके बाद में देखो, इसके बाद ये अभी हमने 4 मेंबर पढ़ी, ऑक्सीजन की 5 मेंबर्ड भी पढ़ लेते हैं। तो देखो ऑक्सीजन की 5 मेंबर्ड है, तो पहले आपने ऑक्सा ही लिखा, उसके बाद 5 मेंबर्ड को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपने यहाँ पर क्या लिखा, ऑल लिखा। और सैचुरेटेड रिंग है तो प्लस करके क्या लिखा, एन लिखा, ठीक है। तो देखो ना, ये वाली जो इमेज है मैंने आपके सीधे गूगल करके मैं आपके सामने लाई हूँ, क्योंकि मेरे को ये अगर सारे इतने सारे मैं अगर स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बनाती तो बहुत टाइम लग जाता, उतने में तो लेक्चर बन जाता, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया, डायरेक्टली आपको इमेज दी। और साथ ही साथ क्या होता है, जब आपको पीपीटी मिलती है तो ये इमेज वहां होती नहीं है, तो दिक्कत करती है। तो इसलिए मैंने दोनों की हेल्प हो जाए, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिखा है। तो एक्चुअल में अगर मैं इसे लिखती तो मैं इसको एक्चुअल में ऐसे लिखती, मैं क्या लिखती, पहले ऑक्सा, क्योंकि हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सा होता, प्लस हमारा क्या है, 4 मेंबर्ड रिंग है, तो 4 मेंबर के लिए ऑल, देन उसके बाद पूरी रिंग आपकी सैचुरेटेड है, तो क्या बनती, इन, ठीक है। तो आपको एक्चुअल में लिखना ऐसे चाहिए, इसमें आपका डायरेक्टली लिखा हुआ है, बट आप ऐसे लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है इसलिए लिखा है, बट समझने के लिए आप ऐसा लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे ऑक्सीजन है, मतलब सॉरी ऑक्सीजन मतलब सॉरी ओ है, ओ आपका वॉवल है, तो इसके आगे क्या है, ए है, तो आपका ए ड्रॉप हो जाएगा। तो ये आपने ड्रॉप किया, बचा क्या, ऑक्स बचा, आपने लिखा ऑक्स, उसके बाद आपने लिखा ऑल, उसके बाद लिखा एन, तो बन गया आपका ऑक्सीलेन, ठीक है, ऑक्सोलेन, ठीक है। तो ये वाला जो आपका हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, ऑक्सीजन का 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, इसको आप क्या बोलोगे, ऑक्सोलेन बोलोगे अकॉर्डिंग टू सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर सिस्टम। तो कितना आसान था, समझ में आया। अब देखो वैसे हमने ऑक्सीजन का कर लिया, अब हम लोग थायो यानी कि सल्फर का करते हैं। तो देखो सल्फर को आप बोलते हो थाया, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, 4 मेंबर्ड रिंग है, 4 मेंबर्ड रिंग को आप बोलते हो ईटी, ठीक है। उसके बाद सैचुरेटेड है तो पीछे से लगा दिया इन। अब यहाँ पे ई है, तो ई के आगे से जो ए है वो ड्रॉप हो जाएगा, तो आपका क्या बनेगा, थाइटेन, ठीक है। तो ये बन गया थाई, मैं यहाँ पर नीचे लिख देती हूँ, देखो क्या बना आपका, थाई, ठीक है। थाई आपका लिखा, सल्फर को रिप्रेजेंट किया,
प्लस 4 मेंबर्ड रिंग है तो आपने ET लिखा, सैचुरेटेड है तो आपने लिखा एन। तो इसे कंबाइन करोगे तो आपको पता है E है यहाँ पे, इसके आगे A है, वॉवल के आगे A है तो A आपका ड्रॉप होगा, बचेगा क्या, थाई बचेगा, उसके बाद बचेगा इट बचेगा, उसके बाद बनेगा एन। तो ये आपका क्या बना, थाइटेन। तो ये हमने क्या मिला, थाइटेन। तो इस टाइप के कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, थाइटेन। कितना आसान है। इसके नीचे वाला आपका क्या है, थाई है आपका। उसके बाद आपका इट के बदले अब यहाँ पर को क्या आएगा, ऑल, क्योंकि आप कौन सी मेंबर्ड रिंग की बात कर रहे हैं, 5 मेंबर्ड को आप ऑल कहते हैं। उसके बाद आपका सैचुरेटेड है तो एन बना, तो ये बना आपका थायोलेन। इतनी चीज क्लियर आई। तो देखो सिंपल है, ठीक है। तो ये दोनों तो कर लेंगे। अब देखो नाइट्रोजन के केस में एक्सेप्शन आता है, तो नाइट्रोजन का देख लेते हैं। नाइट्रोजन को आप एजा से रिप्रेजेंट करते हैं, 4 मेंबर्ड है तो एड बोला। उसके बाद 4 मेंबर्ड है लेकिन नाइट्रोजन के थ्रू सैचुरेटेड है, तो नाइट्रोजन का सैचुरेटेड विद द 4 मेंबर्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, आयोडीन ही बोलते हैं। यानी कि हम एन के बदले यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आयोडीन। तो हमारा क्या बन गया, एजाटाइडिन। ठीक है। तो हमने क्या किया, देखो एजा है, ये ई से हमारा ए कट गया तो बचा क्या, एजेड बचा। उसके बाद क्या आया, ईटी बचा। उसके बाद आयोडीन बना, तो ये क्या बना, एजिटाइडिन। ठीक है। तो एजिटाइडिन हम इस टाइप के हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को बोलेंगे अकॉर्डिंग टू सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर सिस्टम। ओके। उसके बाद अगला देखो, अब आपका हमारा कौन सा है, 5th मेंबर रिंग। तो 5 मेंबर रिंग में भी एक्सेप्शन आता है। तो पहले आपने लिखा एजा, 5 मेंबर को बोलते हैं ऑल। उसके बाद नाइट्रोजन के थ्रू सैचुरेटेड है तो आपने क्या लिखा, आयोडीन। तो आपका क्या बना, एजोलिडाइन। ठीक है। तो आपने क्या लिखा, एजेड लिखा, ए यहाँ से ड्रॉप हुआ, आपका बना ऑक्सीजन, फिर आपका आया एलआई, देन आपका है डीआईएनई। तो ये क्या बना, एजोलिडाइन। तो ये आपका क्या हुआ, एक टाइप का नेमिंग हुई आपकी इस टाइप के हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की, जहां पे आपका नाइट्रोजन है, सैचुरेटेड कंपाउंड है, और 5 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड है। तो ऐसे कंपाउंड को आप इस टाइप की नेमिंग से जानते हैं। तो देखो नेमिंग बहुत आसान है, आपने बस वही चीज पुट करते जानी है, आपको इस टेबल के थ्रू सारी नेमिंग हो जाए। तो ये तो अभी हमारा सिंपल सा केस था, किसका, ऐसे हेटेरोसाइक्लिक रिंग का जहां पर सिर्फ एक हेटेरो एटम प्रेजेंट है। अब आगे बात करते हैं, दूसरे एग्जांपल्स देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, इस एग्जाम्पल पे हमने कैसे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को डिस्कस करना है। तो यहाँ पर लिखा है, इफ मोर देन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड इज प्रेजेंट, अगर एक से ज्यादा, अभी हमने किस पे बात की, अगर एक हेटेरोसाइक्लिक, इफ ओनली वन हेटेरोसाइकिल आर प्रेजेंट, हेटेरोसाइक्लिक सॉरी हेटेरो एटम आर प्रेजेंट, देन आपका नॉमेनक्लेचर कुछ इस टाइप का होगा। एग्जाम्पल हमने देख लिए। लेकिन ये बोल रहा है इफ मोर देन वन हेटेरो एटम इज प्रेजेंट, अगर एक से ज्यादा हेटेरो एटम प्रेजेंट है तो उस केस में क्या होगा, और वो भी एक से ज्यादा हेटेरो एटम भी कैसे, वो भी आइडेंटिकल। ठीक है। अगर एक से ज्यादा हेटेरो एटम है तो वो मे बी डिफरेंट भी हो सकता है, वो मे बी सेम भी हो सकता है। तो पहली कंडीशन हम ले रहे हैं कि आपके जो हेटेरो एटम्स है वो आपके क्या है, आइडेंटिकल है। तो उस केस में आप नेमिंग कैसे करेंगे, तो पॉइंट मैंने लिखा है, इन दिस केस वी यूज डाई ट्राई टेट्रा एंड ऑल। ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या है, डाई ट्राई टेट्रा वगैरह का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, आप जिस यहाँ पर देखो, ये स्ट्रक्चर है आपका। ठीक है। तो देखो मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है, यहाँ पे आपकी हेटेरो एटम कौन है, नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन कितने हैं देख सकते हैं आप, 5 आपके पास यहाँ पे नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है। ठीक है। तो देखो अगर मैं नेमिंग यहाँ से स्टार्ट करूं, इसको अगर पहला नाइट्रोजन बोलूं तो ये मेरा पहला है, ये दूसरी पोजीशन, ये तीसरी पोजीशन, ये चौथी पोजीशन, ये पांचवी पोजीशन। ठीक है। तो हेटेरो एटम से हमारी नेमिंग स्टार्ट होगी। तो अगर मैं इसको एज अ पहला एटम कंसीडर कर रही हूँ, तो पहली पोजीशन में नाइट्रोजन है, थर्ड पोजीशन में नाइट्रोजन है, और 5th पोजीशन में नाइट्रोजन है। तो मैं पहले क्या लिखूंगी, 1 3 5, यानी कि इन तीनों पोजीशन में मेरे पास नाइट्रोजन है। उसके बाद कितने नाइट्रोजन है, तो देखो हमने क्या बोला, डाई ट्राई टेट्रा का यूज करोगे तो 3 नाइट्रोजन है, तो मैंने क्या लिखा, ट्राई। ओके। उसके बाद क्या है, देखो नाइट्रोजन को आप क्या लिखते हो, एजा बोलते हो। ठीक है। नाइट्रोजन मतलब क्या हुआ, एजा हुआ। प्लस आपका कौन सा कंपाउंड है ये, 6 मेंबर्ड है। तो आपको पता है 6 मेंबर्ड के लिए आप क्या यूज करते हो, आईएन। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा 6 मेंबर्ड के लिए आपने लिखा आईएन। उसके बाद आपका रिंग कैसा है, साइक्लिक सॉरी सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। तो आपने देखा रिंग आपकी कैसी है, अनसैचुरेटेड है। तो हमको पता है अनसैचुरेटेड के लिए हम लोग आयन लगाते हैं, लेकिन 6 के केस में हम लोग सिर्फ क्या लगाते हैं, ई का यूज करते हैं। तो मैंने इसके बाद क्या कर दिया, यहाँ पर प्लस ई कर दिया। इतनी चीज समझ में आई। अब देखो यहाँ पे अगर आपका आई है तो ऊपर का ए यहाँ से हट जाएगा, यानी कि ये ए को हमने ड्रॉप करना होगा। तो बच्चा क्या, एजेड प्लस बन गया आपका एजाइन, बन गया AZINE। ठीक है। तो हमारा क्या बना, 1 3 5, पहले हमने लिखा 1 3 5, यानी कि पहली तीसरी और पांचवी पोजीशन में क्या है, 3, यानी कि टोटल कितने हैं, 3 क्या है आपके, एजाइन। एजाइन यानी कि आपके नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो ये जो हमारी नेमिंग बनी, इसी को हम बोलेंगे इस हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग। तो अभी हमने क्या देखा कि हमारे पास ऐसा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है जहां एक से ज्यादा आपके हेटेरोएटम है, बट वो हेटेरोएटम क्या है, सेम है। ठीक है। अब इसकी बात कर लो, तो देखो यहाँ पे आपके कितने हेटेरोएटम प्रेजेंट है, 3 हेटेरोएटम प्रेजेंट है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो चलिए अगर मैं इसे क्या है, पोजीशन फर्स्ट इसको कंसीडर कर देता है, ये फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। तो
ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो देखो पहली पोजीशन में है, दूसरी पोजीशन में, चौथी पोजीशन में, तो हमने लिखा 1 2 4। ओके, कितने हैं, 3 है, तो हमने लिखा ट्राई। ओके, उसके बाद हमने क्या लिखा, एजोल लिखा। यहाँ पे एजोल क्यों लिखा, क्योंकि देखो पहले आपने क्या लिखा, ट्राई लिखा, ट्राई के बाद आपका क्या है, नाइट्रोजन है, तो आपको पता है यहाँ पे क्या लिखोगे, एजा लिखोगे। प्लस करके कौन सी रिंग है आपकी, 5 मेंबर रिंग है, तो 5 मेंबर रिंग के लिए क्या होता है, ऑल होता है, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, ऑल लिखा। तो देखो एस ऑल लिखा, ठीक है। उसके बाद आपकी रिंग कैसी है, आपकी अनसेचुरेटेड है, तो अनसेचुरेटेड और 5 मेंबर रिंग, तो अनसेचुरेटेड और उसके साथ साथ आपकी 5 मेंबर रिंग, तो आप क्या लगाएंगे, ई लगाएंगे। तो प्लस करके मैंने क्या कर दिया, ई। तो यहाँ पे आपका ओ है, तो आगे का ए ड्रॉप हो जाएगा, तो क्या बनेगा, एजोल। ठीक है, AZOLE। तो ये क्या बना, 1 4 में आपके नाइट्रोजन है, वो भी कितने हैं, 3 है। तो उसके बाद क्या बना, 1 2 4 ट्राई एजोल। तो ये आपका क्या बन गया, नेमिंग बन गया। तो देखो कितना आसान है, आपने जिस चीजों को याद रखना है, आपने बस ये याद रखना है कि अगर एक से ज्यादा हेटेरोएटम है, वो भी आइडेंटिकल है, तो आप क्या डाई ट्राई टेट्रा वगैरह का यूज करते हैं। और कैसे करते हैं, जैसे आप नॉर्मली करते हैं, जैसे आप कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री वगैरह में भी पढ़ते थे, पहले आपने कौन सी पोजीशन लिखाई, कितने वो लिखा, उसके बाद बाकी जैसी नॉमेनक्लेचर आप करते हैं वैसा ही आपने करना है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल का सेट हमने यहाँ पे कवर किया। अब देखो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल्स आपको क्या बता रहे हैं। अब जो हम एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं वो ऐसे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के हैं जहां एक से ज्यादा हेटेरोएटम प्रेजेंट है। ये बोल रहा है इफ मोर देन 1 हेटेरोएटम्स आर प्रेजेंट, जैसे अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, एक से ज्यादा हेटेरोएटम्स वाले कंपाउंड हमने यहाँ पे देखे। लेकिन यहाँ जो हमने हेटेरोएटम्स देखे वो आपके सेम टाइप के थे, यानी कि बोल सकते हो आइडेंटिकल थे। लेकिन अब हम ऐसे एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं जहां एक से ज्यादा हेटेरोएटम तो है, बट हेटेरोएटम्स आपके क्या है, डिफरेंट है। तो इस केस में आप कैसे नंबरिंग करेंगे, देखो क्योंकि नंबरिंग की तो प्रॉब्लम है, नेमिंग तो आपकी जैसे यहाँ की वैसे ही करेंगे, बट यहाँ पे नंबरिंग कैसे करेंगे वो चीज हमको देखनी है। तो जो नंबरिंग आप करेंगे वो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी करेंगे। हम क्या कुछ हेटेरोएटम्स को प्रायोरिटी के बेसिस पर अरेंज करते हैं, वो कैसे अरेंज किया आप इस टेबल के थ्रू देख लीजिए। ये टेबल आपको क्या दिखा रहा है, देखो ये वाला जो लेवल है वो आपका हाईएस्ट है, ये आपका लोवेस्ट है। ठीक है, तो ये बोरोन आपके लोवेस्ट लेवल पर रहेगा और ऑक्सीजन आपके हाईएस्ट लेवल पर रहेगा। तो सबसे पहली प्रायोरिटी ऑक्सीजन को मिलेगी, देन सल्फर को मिलेगी, देन सेलेनियम को मिलेगी, देन नाइट्रोजन को, फिर फास्फोरस को, देन कार्बन को, देन बोरोन को। तो आपकी प्रायोरिटी कुछ इस टाइप से गई, आप देख सकते हैं ये एरो आपको शो किए हुए। ठीक है, तो अगर ये एटम्स, ये डिफरेंट टाइप के एटम्स प्रेजेंट है, तो प्रायोरिटी हमको किसने देखनी है वो हम इस टेबल के थ्रू देखेंगे। तो मैं आपको एग्जाम्पल पे लेके चलूं तो आप देखो बहुत सिंपल से एग्जाम्पल्स है। तो देखो ये एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, तो पहला आपका कुछ इस टाइप का है। पहला एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको दो हेटेरोएटम देखने को मिल रहा है, एक ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन। तो हमने यहाँ प्रायोरिटी लेवल पे चेक किया कि प्रायोरिटी हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से किसको देंगे, हमको पता है ऑक्सीजन को देंगे। तो अगर मुझे नंबरिंग करनी है तो मैं प्रायोरिटी किसको दूंगी, ऑक्सीजन को, यानी कि ऑक्सीजन मेरा फर्स्ट हो गया और नाइट्रोजन मेरा क्या हो गया, सेकंड हो गया, और बाकी चीजें आपकी एज इट इज रहेंगी। तो देखो पहली पोजीशन में आपका नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, दूसरी पोजीशन में नाइट्रोजन है, तो पहले आप किस हेटेरोएटम का नाम लिखेंगे, ऑक्सीजन का, एंड देन लिखेंगे नाइट्रोजन का। तो देखो ऑक्सीजन को मैं क्या लिख सकती हूँ, ऑक्सा बोल सकती हूँ, और नाइट्रोजन को क्या बोल सकती हूँ, एजा बोल सकती हूँ। इतना हुआ। उसके बाद देखो आपकी जो रिंग है वो कितने मेंबर्ड की है, 3 मेंबर्ड की है। तो 3 मेंबर्ड के लिए जो सफिक्स रहता है वो रहता है IR, तो मैंने क्या लिखा, IR। ओके, उसके बाद आप देख सकते हैं रिंग आपकी सैचुरेटेड है, तो सैचुरेटेड के लिए आप क्या बोलते हो, एन बोलते हो। ठीक है, सैचुरेटेड के लिए क्या बोलते हो, एन बोलते हो। लेकिन सैचुरेटेड रिंग में आपका हेटेरोएटम नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, तो एन के बदले हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, आयोडीन बोलेंगे, IDIN। तो आप देख सकते हैं यही चीज मैंने आपको ऊपर बताई थी। ये देखो टेबल है, सैचुरेटेड है, 3 मेंबर सैचुरेटेड है, लेकिन नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो एन के बदले, ANE के बदले हम लोग IDINE बोलेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एन के बदले IDINE बना दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, IDINE आपका ऐड हो गया। तो ये चीज आपने लिख ली। अब बताओ नॉमेनक्लेचर क्या होगा, देखो यहाँ पे A है तो आगे वाला A हट जाएगा, तो देखो मैंने क्या कर दिया, इसको हटा दिया। ठीक है, और यहाँ पे I है तो इसके आगे वाला A हट जाएगा, तो ये भी हट गया। ठीक है, तो आपका क्या बता, ऑक्स बचा, देखो ऑक्स लिखा है। उसके बाद क्या बचा, AZ बचा, आपने AZ लिखा है। उसके बाद IR बचा है, मैंने IR लिखा है। उसके बाद IDINE बचा है, तो IDINE बच लिखा। तो ये क्या बना, ऑक्स एजरीडाइन। ठीक है, तो ये ऑक्स एजरीडाइन जो है ये आपका क्या है, इस टाइप की हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का नाम है। तो देखो कितना आसान था, आपने मैंने जिस चीजों को तोड़ तोड़ के आपको शो कर दिया। अब आप क्या है, इसको क्या है, ऑक्स एजरीडाइन की फॉर्म में भी लिख सकते हो, या फिर आप इसे क्या कर सकते हो, यहाँ पे 1 2 भी कर सकते हो, 1 2 भी कर सकते हो। 1 2 आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि पहली पोजीशन में आपका ऑक्स था, यानी कि ऑक्सीजन था, दूसरी पोजीशन में एस था, यानी कि एजा मतलब क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन था, तो हम बोलेंगे दूसरी पोजीशन में नाइट्रोजन है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 2 करके भी लिख सकते हैं, जैसे दूसरे एग्जाम्पल से मैं अगेन आपको शो करती हूँ। देखिए
इसे इरेज कर लेते हैं। देखो ध्यान से सुना, कितना बहुत सिंपल सा है, ठीक है। तो देखो अब दूसरा एग्जांपल आपको क्या बोल रहा है, तो देखो दूसरे एग्जांपल में भी आपके एक से ज्यादा हेटेरोएटम है और दोनों हेटेरोएटम आपके डिफरेंट है, तो इसमें आप कैसे नेमिंग करेंगे। तो फर्स्टली आप देखेंगे इन दोनों हेटेरोएटम में आपको अगर नंबरिंग करनी है तो आप प्रायोरिटी किसको देंगे, कहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हो, इसे फर्स्ट बोल सकते हो, इसे सेकंड बोल सकते हो, मतलब कहीं से भी आप नंबरिंग कर सकते हो। तो हमें पता है नंबरिंग के लिए अब हमको क्या चेक करनी होगी, यहाँ पे प्रायोरिटी। तो हमको पता है ऑक्सीजन को पहली प्रायोरिटी मिलती है, दूसरी मिलती है सल्फर को, तो सल्फर और नाइट्रोजन में से प्रायोरिटी हम किसको देंगे, सल्फर को। तो मैं सल्फर से अपनी नंबरिंग स्टार्ट करूंगी, तो मैं सल्फर को प्रायोरिटी दे रही हूँ, तो सल्फर को मिलेगा नंबर फर्स्ट। उसके बाद देखो मैं यहाँ से भी जा सकती हूँ, यहाँ पे से भी, तो यहाँ से जाऊंगी तो नाइट्रोजन को मिलेगा थर्ड, और यहाँ से जाऊंगी तो नाइट्रोजन को मिलेगा फोर्थ। तो मैं क्या प्रेफर करूंगी, नाइट्रोजन को थर्ड नंबर देना। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, सल्फर को फर्स्ट दूंगी, इस कार्बन को सेकंड और इस नाइट्रोजन को दूंगी थर्ड। तो ये मेरी क्या हो गई, नंबरिंग हो गई। अब नंबरिंग मैंने कर दी, अब मैं स्टार्ट करूंगी अपनी नेमिंग। तो कैसे स्टार्ट करूंगी, देखो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, नंबरिंग में क्यों कर रही हूँ, ताकि मैं नेमिंग में पहले किस हेटेरोएटम का नाम लिखूं वो मैं रिप्रेजेंट कर सकूं। तो पहले मैंने लिखना है सल्फर का नाम, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, थाया। सल्फर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थाया से। उसके बाद प्लस नाइट्रोजन को किससे रिप्रेजेंट करते हो, एजा से, तो मैंने लिख दिया एजा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, देखो उसके बाद क्या है, आपका 5 मेंबर्ड रिंग है, तो रिंग का नाम आपका क्या है, 5 मेंबर्ड रिंग को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, ऑल से, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, 5 मेंबर्ड रिंग है लेकिन आपकी कैसी है, अनसेचुरेटेड है, तो अनसेचुरेटेड 5 मेंबर्ड रिंग को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ई से। तो देखो हमने यही लिखा हुआ है, 5 मेंबर्ड रिंग को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, सिंबल रहता है 5 मेंबर्ड रिंग का ऑल, और किससे, अगर वो अनसेचुरेटेड है तो किससे रिप्रेजेंट करते हो, ई से। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, ऑल के साथ क्या ऐड कर दिया, ई। अब देखो काटने वाली चीजों को काट दो, देखो आपका यहाँ पे ए है तो इससे पहले ए आपका ड्रॉप हो जाएगा, इसके आगे देखो ये वॉवल है ना, इसके आगे का ए आपका यहाँ से ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या बचा, यहाँ भी आपका ओ है, ठीक है, वो भी आपका वोवल है, यहाँ पे भी अगेन आपका क्या है, ए है, तो ये भी आपका यहाँ से ड्रॉप हो जाएगा, जैसे इसके पीछे का हुआ था वैसे इसके पीछे का हुआ, क्योंकि दोनों आपके क्या है, हेटेरोएटम का नाम है। तो बचा क्या, थाई बचा, तो देखो आपको लिखा है थाई। उसके बाद लिखा है एजेड, तो आपने लिखा है एजेड। उसके बाद है ओएल, तो उसके बाद आपने लिखा है ओएल। उसके बाद लिखा है ई, तो आपने क्या लिख दिया, ई। तो ये आपका क्या बन गया, थायाजोल। तो थायाजोल इस कंपाउंड का नाम है, इस हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड का नाम है। तो आप इसे थायाजोल भी बोल सकते हो, साथ ही साथ 1,3 थायाजोल भी बोल सकते हो, क्योंकि आपका थाया जो है, जो आपका सल्फर है, वो पहली पोजीशन में, और जो नाइट्रोजन है एज है वो आपकी थर्ड पोजीशन में है। तो इसे आप 1,3 थायाजोल भी बोल सकते हो, और या फिर सिंपली थायाजोल भी बोल सकते हैं। कितना सिंपल था, तो समझ में आया। नेक्स्ट क्या है, खुद से क्या करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, इस केस में आप क्या करेंगे। देखो आपको पता है सल्फर को प्रायोरिटी ज्यादा मिलती है कंपेयर टू नाइट्रोजन, तो मैं इन दोनों सल्फर में से किसी को फर्स्ट पोजीशन कंसीडर कराऊंगी। अब मैं किसको फर्स्ट पोजीशन कंसीडर कराऊंगी, वो डिपेंड करती है कि किसके, अगर देखो सपोज मैं इस सल्फर को पहली पोजीशन कंसीडर कराती हूँ, तो ये पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो जाता, ये तीसरा हो जाता, ये आपका चौथा हो जाता। तो देखो आप चाहे ऊपर से चलो नीचे से चलो, आपके पहले और दूसरे सल्फर को फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन ही मिलनी है, क्योंकि देखो इसे फर्स्ट बोला, इसे फोर्थ मिला। अब नीचे से चलूंगी फिर भी इसे फोर्थ ही मिलेगी, ठीक है। कैसे, इससे मैंने फोर्थ बोला है ना, तो देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ऊपर से चलो नीचे से चलो, फर्स्ट फोर्थ में ही आपके सल्फर आने वाले, ओके। लेकिन अगर आप देखो इनके साथ एक और हेटेरोएटम है जो है आपका नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की पोजीशन कहां से आ रही है, तो देखो अगर मैं इसे, देखो अगर मैं इसको पहली पोजीशन बोल रही हूँ, तो होगा क्या, ये पहली पोजीशन है तो ये दूसरी होगी, ये तीसरी होगी, यानी कि नाइट्रोजन आपकी थर्ड पोजीशन में आ रहा है, अगर आप इस सल्फर को क्या है, पहली पोजीशन दे रहे हैं। तो अगर मैं क्या करूं, दूसरे साइड से लेते हुए चलो, अगर मैं इस सल्फर को पहली पोजीशन दूं, क्योंकि दोनों सल्फर है, इनकी प्रायोरिटी 1-1 ही है, तो अगर मैं इसे फर्स्ट पोजीशन कंसीडर करूं, तो नाइट्रोजन यहाँ पे क्या है, सेकंड पोजीशन में आ रहा है। यानी कि मैं प्रिफर किसको करूंगी, जहां पे हमारे जो हेटेरोएटम है वो आपकी स्मॉलेस्ट नंबर पे आ जाते हैं। तो देखो अगर मैं इसको प्रायोरिटी कंसीडर कर रही हूँ, इस सल्फर को प्रायोरिटी दे रही हूँ, तो नाइट्रोजन मेरे 3 में आ रहा है। अगर इसको प्रायोरिटी दे रही हूँ तो मेरा नाइट्रोजन 2 में आ रहा है। तो मैं किसको प्रायोरिटी दूंगी, इसको, क्योंकि इसको सल्फर को प्रायोरिटी देने की वजह से मेरा हेटेरोएटम क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर में आ रहा है, जो कि 2 नंबर है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, देखो इससे मुझे पता चल गया, अब मैं बोलूंगी इन दोनों में से किसी को भी प्रायोरिटी दे सकती थी, बट मैं किसको दूंगी, इसको, क्योंकि इसके एडजेसेंट पोजीशन में क्या है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन को स्मॉलेस्ट नंबर देना है, तो इसको फर्स्ट पोजीशन बोलना होगा। तो ये बना फर्स्ट, ये बना सेकंड, ये बना थर्ड, और ये सल्फर क्या बना, फोर्थ। इतनी चीज समझ में आई। अब देखो नंबरिंग होगी, अब नेमिंग कैसे होगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने सल्फर को देखेंगे। तो देखो चाहे सल्फर आपका पहला और फोर्थ पोजीशन में, इनके बीच में 2 भी आ रहा है, लेकिन आप क्या लिखेंगे, 1-4 ही लिखेंगे, क्योंकि प्रायोरिटी सबसे पहले नेमिंग की किसकी है, सल्फर की है। तो हम क्या लिखेंगे, 1,4। तो पहले आपने लिखा 1,4। सल्फर कितने हैं, 2 हैं, तो मैंने क्या लिखा, डाई थाया, ठीक है। तो डाई थाया लिखा क्योंकि हमारे पास 2 सल्फर है, ओके। उसके बाद प्लस किया, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, एजो से रिप्रेजेंट करते हो।
और कौन सी पोजीशन में, 2 पोजीशन में, तो मैंने क्या लिखा 1,4,2 यानी कि पहली और फोर्थ पोजीशन में दो, यहाँ पर आपने 2 लिखना पड़ेगा, डाई लिखना पड़ेगा, क्योंकि पहली और फोर्थ पोजीशन दोनों भी पोजीशन में आप थाया रिप्रेजेंट कर रहे हो, थल्फर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। और सेकंड पोजीशन में आपका क्या आया, एजा आया, ठीक है। उसके बाद प्लस किया, उसके बाद देखो आपकी साइक्लिक रिंग है, कितने मेंबर की है, 6 मेंबर की है। 6 मेंबर साइक्लिक रिंग को आप आईएन से रिप्रेजेंट करते हो। उसके बाद प्लस करके 6 मेंबर साइक्लिक रिंग तो है, बट कैसी है, अनसेचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड को आप ई से रिप्रेजेंट करते हो। तो आपने यहाँ पर लिख दिया। आप देखो काटने वाली चीजों को काट दो। आपको पता है इस, ये जो आपका एजा है, इसमें क्या है, वॉवल है, ए है, इसके आगे जो ए है फिर वो क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, जैसे मैं पहले से बोल रही हूँ। आई एन में देखो अगेन आपका वॉवल है, आई है, तो इसके आगे का क्या हो जाएगा, ए भी ड्रॉप हो जाएगा, तो ए भी यहां से गया। तो बचा क्या, देखो 142 बचा, 142 मैंने एज इट इज लिखा है। उसके बाद क्या बना, डाई थाई, ठीक है, तो ये बना डाई, उसके बाद बना थाई, ओके। उसके बाद क्या बना, एजेड, तो आपने लिखा एजेड। उसके बाद क्या बना, आई एन ई, तो उसके बाद लिखा आई एन ई। तो ये आपका क्या बन गया, 142 डाईथाया आइजिन। तो ये आपका क्या बना, 142 डाईथायाजाइन, ठीक है। तो ये आपका क्या बना, इस टाइप के हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का आपने नाम लिख दिया। तो देखो कितना आसान सा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाला कर लेंगे, तो नेक्स्ट वाला भी रिपीट कर देती हूँ। तो देखो आपके दो हेटेरो एटम्स प्रेजेंट है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ऑक्सीजन को मिलेगी प्रायोरिटी फर्स्ट, नाइट्रोजन को मिलेगी प्रायोरिटी फर्स्ट नहीं, सेकंड भी नहीं, क्या मिलेगी, फर्स्ट इसको है, सेकंड इसे, थर्ड इसे, तो फोर्थ इससे मिलेगी। तो अब हम क्या देख रहे हैं, पहली पोजीशन में ऑक्सा है, तो मैंने लिखा ऑक्सा। फोर्थ पोजीशन में नाइट्रोजन है, तो फोर्थ पोजीशन में एजा लिखा है। और 6 मेंबर्ड रिंग है, तो आपको पता है 6 मेंबर्ड रिंग के लिए क्या लगता है, आईएन लगता है, वो भी अनसेचुरेटेड है, तो आईएन ई लगेगा, तो बेस में आपने आईएन ई लगा दिया है। आगे आपका एजाइन हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सा ऑक्स एजाइन हो जाएगा। ऑक्स एजाइन मतलब ऑक्सीजन, एजाइन ग्रुप यानी कि नाइट्रोजन, और कैसी रिंग है आपकी 6 मेंबर्ड है, तो आईएन, देन आपकी अनसेचुरेटेड है तो इन। तो ये आपका नेमिंग बन जाएगी। तो देखो कितना आसान है। अब लास्टली इसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। होप आपको आया होगा, ये वाला एग्जांपल मैंने तोड़ तोड़ के नहीं दिखाया, बट वही है जैसे हमने ऊपर किया, ठीक है। तो खाली लेंथी हो रही है वीडियो, आपको आ गया है डेफिनेटली समझ में, ठीक है। अब देखो अगला, देखो इसमें क्या हो रहा है, इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है। देखो आपने क्या है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में प्रायोरिटी किसको देंगे, आप ऑक्सीजन को देंगे, तो ऑक्सीजन को प्रायोरिटी फर्स्ट दी, ठीक है। उसके बाद देखो आप ऑक्सीजन के साथ नीचे से भी जा सकते थे, इसको सेकंड बोलते, इसे थर्ड बोलते, ठीक है। लेकिन ऊपर से भी जा सकते थे। अगर आप ऊपर से जाएंगे तो नाइट्रोजन को क्या मिलेगी, सेकंड पोजीशन, नीचे से जाएंगे तो थर्ड पोजीशन। लेकिन हमको क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर की पोजीशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से जाएंगे, ऑक्सीजन को फर्स्ट बोलेंगे, नाइट्रोजन को सेकंड बोलेंगे, उसके बाद ये थर्ड, और ये नाइट्रोजन क्या आ जाएगा, फोर्थ पोजीशन में आ जाएगा। तो अब हमने क्या किया, देखो पहले तो हम आगे की चीजें छोड़ो, ये क्लोरो फ्लोरो सब छोड़ो, पहले आप क्या देखो, फर्स्ट और सेकंड, उसके बाद फोर्थ, ठीक है। तो आपने लिखा फर्स्ट सेकंड फोर्थ, तो पहली पोजीशन में आपका क्या है, ऑक्सा है, तो ये आया ऑक्सा। उसके बाद और चौथी और दूसरी पोजीशन में क्या आपका, सेकंड और फोर्थ पोजीशन में क्या है, एजो ग्रुप है, एजा ग्रुप है, वो भी कितने हैं, डाई है, तो हमने क्या लिखा, डाई एजो लिखा। और उसके बाद 5 मेंबर्ड रिंग है, तो आपको पता है ऑल लिखते हैं, और अनसेचुरेटेड है तो इन लिखते हैं। तो आपका क्या बना, 1,2,4 ऑक्सा डाइएजोल बना, ठीक है। तो ये आपकी नेमिंग बन गई, समझ में आया ना। रिपीट करूं, देखो मैं वापस से बोल रही हूँ, इस केस में क्या हुआ, आपकी पहली पोजीशन में ऑक्सा था, तो आपने लिखा ऑक्सा, प्लस आपकी दूसरी और चौथी पोजीशन में नाइट्रोजन थे, तो आपका क्या बना, दो नाइट्रोजन है, तो डाई एजा आपका बना। उसके बाद प्लस करके क्या है, 5 मेंबर्ड रिंग है, तो ऑल बोला, प्लस आपकी 5 मेंबर्ड रिंग अनसेचुरेटेड है, तो आपने बोला ई। ये सारी चीजें मैंने टेबल से निकाली है, ठीक है। तो आपको मैं ऊपर घुमा घुमा के नहीं दिखा रही हूँ, पता है आपका क्या है, 5 मेंबर्ड रिंग को आप ऑल बोलते हैं, अनसेचुरेटेड को ई बोलते हैं, तो मैंने बस वही चीजें लिख ली। आपको बस टेबल याद करनी पड़ेगी, इतना हुआ। उसके बाद आपने क्या किया, देखो कटने वाली चीजों को काट दो, ऑक्सा का ये तो नहीं कटेगा एक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, डी है, डी तो वॉवल नहीं होता, तो अब कटेगा नहीं, तो आपने पूरा लिखा ऑक्सा, ठीक है। उसके बाद आपने लिखा डाई, मैंने भी लिखा डाई। उसके बाद यहाँ पे क्या है, देखो इसके आगे क्या है, ऑल है, तो ओ आपका वॉवल हो गया, ओ आगा वॉवल है, तो इसके आगे का ए कट जाएगा, यानी कि ये ड्रॉप कट जाए हो जाएगा। तो आपका क्या बचा, सिर्फ डाई आपने लिखा। उसके बाद क्या लिखा, एजेड लिखा आपने, सिर्फ एजेड लिखा। उसके बाद आपने लिखा ऑल, तो यहाँ पे मैंने लिखा ऑल, उसके साथ क्या लिख दिया, ई। तो समझ में आए, तो ये क्या बना, ऑक्सा डायजोल, ठीक है। तो ये ऑक्सा डायजोल आपका ये कंपाउंड है। इसमें आपका जो ग्रुप है वो पहली, दूसरी और चौथी पोजीशन में प्रेजेंट है, बट उसके साथ यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूएंट भी लगे हुए हैं, बाहर से ग्रुप भी लगे हैं, तो इनकी भी हम नेमिंग कर देते हैं। तो देखो नंबरिंग यहाँ से हुई, पहली, सेकेंड और ये थर्ड पोजिशन हुई, ये फोर्थ हुई, ये फिफ्थ हुई। तो देखो थर्ड पोजीशन में क्लोरो है, तो पहले आपने क्या लिखा, 3 क्लोरो। और फिफ्थ पोजीशन में मिथाइल ग्रुप है, तो आपने क्या लिखा, 5 मिथाइल। तो पहले आप सब्स्टिट्यूएंट लिख देंगे कि 3 क्लोरो 5 मिथाइल, उसके बाद अपने कंपाउंड की नेमिंग करेंगे, जो हमने कर दी। तो देखो बहुत आसान है, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं आपको एग्जांपल्स कराते हुए चल रही हूँ, प्रैक्टिस कीजिएगा, बस टेबल से अपनी चीजों को कॉपी पेस्ट कर देना, सब हो जाएगा, ठीक है। इतना हुआ।
अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल हम किसके देखते हैं। देखो हमने कौन कौन से एग्जांपल देख लिए। हमने एक टाइप के सिंपल हमने हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड देखे, ठीक है, जो आपके क्या है जिसमें सिर्फ एक हेटेरो एटम प्रेजेंट है। फिर हमने देखा अगर एक से ज्यादा हेटेरो एटम प्रेजेंट है, वो भी आपके आइडेंटिकल हेटेरो एटम प्रेजेंट है, तो उनकी नेमिंग कैसे करेंगे। अब अगर एक से ज्यादा हेटेरो एटम प्रेजेंट है बट डिफरेंट है, तो फिर हम नेमिंग कैसे करेंगे, कैसी प्रायोरिटी देंगे। अब हम लोग देखने वाला है पार्सल अनसेचुरेशन का केस अगर हमारे पास है, तो उस केस में हम लोग कैसे नेमिंग करेंगे। ओके, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा किसका बनता है। तो देखो अभी तक हमने कौन कौन से एग्जांपल देखे। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपका सिंपल हेटेरो एटम है जिसमें सिर्फ एक हेटेरो एटम प्रेजेंट है, तो उस केस में आप कैसे सिस्टमेटिक नॉमेनक्लेचर के थ्रू या फिर एच विडमैन नॉमेनक्लेचर के थ्रू नेमिंग कराएंगे। उसके बाद हमने ऐसे एग्जांपल भी डिस्कस किए जहां पे आपका एक हेटेरो एटम नहीं है, एक से ज्यादा हेटेरो एटम है, वो भी सेम हेटेरो एटम है, तो कैसे नेमिंग होगी। फिर हमने ये भी देखा कि अगर एक से ज्यादा हेटेरो एटम तो है बट वो हेटेरो एटम आपके क्या है, डिफरेंट है, तो कैसी नेमिंग होगी। अब हमने लास्टली हमने एक और टाइप के एग्जांपल डिस्कस करने हैं, जो है पार्शियल अनसैचुरेशन। पार्शियल अनसैचुरेशन मतलब आपका स्ट्रक्चर जो है, आपका जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है वो अनसैचुरेटेड तो है बट पार्शियल है, यानी कि आधा अधूरा अनसैचुरेशन है। वहां पे आपको सैचुरेशन भी दिखेगा, अनसैचुरेशन भी दिखेगा, तो कैसे उसकी नेमिंग करेंगे। तो देखो ये भी आपका आसान है, सुनिएगा। ये बोल रहा है नेमिंग इज डन इन सच ए वे। इस केस में क्या आप नेमिंग इस तरीके से करते हैं कि आपका जो सैचुरेटेड एटम है कुड गेन अ लोएस्ट नंबर। आपके सैचुरेटेड एटम को क्या है, लोवेस्ट एटम मिलना चाहिए। जब आप नेमिंग करेंगे ना, नंबरिंग करेंगे, तो आपके जो सैचुरेटेड एटम है उसे लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, ऐसे आपने नेमिंग करनी है। साथ ही साथ यहाँ पे आप डाई ट्राई टेट्रा हाइड्रो का भी यूज करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। देखो सबसे पहले हमने एक सैंपल लिया है, ठीक है। सैंपल मतलब क्या है, सैंपल मतलब है ये आपका एक कंपाउंड है जिससे बोला गया है एजोपाइन, ठीक है। इसे आप एजोपिन भी बोल सकते हैं, एजोपाइन भी बोल सकते हैं। तो ये आपका हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, इसका नाम है एजोपिन। तो हमने इसकी नेमिंग की एजोपाइन के केस में, तो ये कैसे की मैं आपको बताऊंगी। लेकिन फिर मैं क्या करूंगी, ये जो आपका अनसेचुरेटेड कंपाउंड है एजोपाइन, इसमें मैं क्या करूंगी, अनसेचुरेशन है, इसमें मैं क्या लाऊंगी, सेचुरेशन लाऊंगी, यानी कि इसे क्या है, पार्शियली अनसेचुरेटेड बनाऊंगी। कैसे बनाऊंगी, देखो आप इसका ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं। अब मैंने क्या किया, इसमें 3 अनसेचुरेशन पॉइंट है, यानी कि 3 डबल बॉन्ड है। अब मैंने इसके स्ट्रक्चर को कुछ ऐसे कन्वर्ट कर दिया कि इसका एक अनसेचुरेटेड बॉन्ड यानी कि एक डबल बॉन्ड मैंने हटा दिया। कौन से हटाया है, ये वाली पोजीशन का डबल बॉन्ड हटा है। अब देखो यहाँ पे आपका अनसेचुरेशन है, यहाँ पे है, लेकिन इस पोजीशन में आपका सैचुरेशन आ गया। यानी कि अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखोगे, इसके क्या है, इतने पोर्शन पे तो अनसेचुरेशन है लेकिन इतने पोर्शन पे सैचुरेशन है, तो इसे हम बोलते हैं पार्शियली अनसेचुरेटेड कंपाउंड। तो ऐसे ही पार्शियली अनसेचुरेटेड कंपाउंड का हमने क्या करना है, नेमिंग करना है बाय सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर। तो कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ। पहले देखो इसको हम एजोपाइन क्यों कह रहे हैं। तो देखो हुआ क्या है, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, नाइट्रोजन दिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है पहले अपने नाइट्रोजन का नाम लिखोगे एजा, ओके। उसके बाद क्या है, कितने मेंबर्ड रिंग है, ये आपकी 7 मेंबर्ड रिंग देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 मेंबर्ड रिंग है, तो 7 मेंबर्ड रिंग को किससे रिप्रेजेंट करते हो, ईपी से रिप्रेजेंट किया जाता है 7 मेंबर्ड रिंग को, ठीक है। अब 7 मेंबर्ड रिंग है, लेकिन अब क्या है, ये अनसेचुरेटेड है पूरी तरीके से, तो हम अनसेचुरेटेड 7 मेंबर्ड रिंग को क्या बोलते हैं, आईएनई बोलते हैं। तो आप देख लो टेबल में जाके, आपकी अनसेचुरेटेड रिंग है और 7 मेंबर्ड है, 7 मेंबर्ड को ईपी बोलते हैं और अनसेचुरेटेड है तो आईएनई बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पर को क्या लिख दिया, ईपी प्लस आईएनई, तो ये बन गया हमारा। तो देखो अब इनको ऐड करेंगे, तो देखो आपका पीछे क्या है, वॉवल है, ई है, तो ये ई क्या करेगा, आगे के ए को ड्रॉप कर देगा, बचेगा क्या, एजेड ईपी आईएनई। तो ये क्या बना, एजोपाइन, या फिर बोल सकते हो एजोपिन। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, एजोपिन। इतनी चीज समझ में आई। अब अगर मैं इसे पार्शियली अनसेचुरेट कर दूं, कैसे किया, मैंने इसका ये डबल बॉन्ड यहाँ से हटा दिया, तो अब बताओ इसकी नेमिंग क्या होगी। ये जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है इसका नाम क्या होगा। तो इसकी नेमिंग हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। अभी तक नंबरिंग की कोई नीड नहीं थी, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नंबरिंग करेंगे। और मैंने क्या बोला, नंबरिंग ऐसे करना है कि आपका जो सैचुरेटेड एटम है वो आपको लोवेस्ट नंबर पे मिले। तो देखो हुआ क्या, मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ। तो देखो हमने क्या किया, पहले फर्स्ट पोजीशन में, पहले पोजीशन आप किसको दोगे, हेटेरो एटम को। तो नाइट्रोजन हेटेरो एटम है, तो मैंने इसे क्या दे दी, पहली पोजीशन दे दी। ये तो बनता ही है, इसको पहली पोजीशन देना, ठीक है। अब देखो, अब अगर मुझे नंबरिंग करनी है तो मैं नंबरिंग कहाँ से कर सकती हूँ, यहाँ से कर सकती हूँ। अगर सपोज मैंने यहाँ से नंबरिंग की, तो ये बनेगा 2, ये बनेगा 3, ये बनेगा 4, ये बनेगा 5, ये बनेगा 6, ये बनेगा 7। तो आप देख सकते हैं ये वाले जो कार्बन एटम है आपकी, ये आपकी कैसे कार्बन एटम है, अनसेचुरेटेड कार्बन एटम है, क्योंकि यहाँ पे अनसेचुरेशन है। लेकिन ये वाली पोजीशन में जो कार्बन एटम है वो तो आपके सैचुरेटेड एटम है। तो देखो अगर मैं इस टाइप से, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज अगर नंबरिंग करा रही हूँ, तो मेरे जो सैचुरेटेड कार्बन एटम है, इनको क्या हाईएस्ट नंबर मिल रहा है, ठीक है।
अब देखो अगर यहाँ पे हाईएस्ट नंबर मिल रहा है तो हमने क्या बोला था कि हमारे सैचुरेटेड एटम को कैसे नंबर मिलना चाहिए, लोवेस्ट। तो अब मैं चीजों को क्या कर दूंगी, उल्टा कर दूंगी, यानी कि अब मैं क्या करूंगी, यहाँ से नंबरिंग ना कराते हुए यहाँ से जाऊंगी, यानी कि इस सैचुरेटेड कार्बन को लोवेस्ट नंबर दूंगी विच इज 2, ये हो जाएगा 3, और ये बचे हुए अनसैचुरेटेड कार्बन को 4 5 या हाईएस्ट नंबर पे एग्जिस्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे नंबरिंग कर दी, यानी कि आपने नंबरिंग में बस इतनी चीज ध्यान पर रखनी है कि जो आपके सैचुरेटेड कार्बन है जहां पे आपका कोई भी अनसैचुरेशन नहीं है, उन कार्बन को आप लोवेस्ट नंबर दो, चाहे आप नंबरिंग कहीं से भी करो, ठीक है। तो लोवेस्ट नंबर आपको यहीं से मिल रहा है जब आप क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब नंबरिंग कर ली, अब आप नेमिंग कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने अनसेचुरेटेड कार्बन का नंबर लिखेंगे। तो आपका अनसेचुरेशन कहाँ है, सेकंड और थर्ड पे, तो मैंने लिखा 2 एंड 3, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। और इन दोनों पोजिशन में अब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हाइड्रो टर्म का यूज करेंगे। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे हमें पता है इन दोनों पोजिशन में अगर सैचुरेशन है तो यहाँ पे आपके हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। तो अब हम इन हाइड्रोजन की यहाँ पे बात करेंगे, हम बोलेंगे कि यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो अब हमने क्या लिखा, डाई हाइड्रो यहाँ पे लिखा। तो मैंने बोला था ना आप यहाँ डाई ट्राई टेट्रा हाइड्रो वगैरह का यूज करेंगे। तो मैंने पास दो हाइड्रो है, दो पोजिशन में हाइड्रोजन है, तो मैंने क्या लिखा, डाई हाइड्रो लिखा। बाकी की चीजें आपकी क्या हुई, बाकी की चीजें आपकी एज इट इज हुई। आपको पता है ये आपके 7 मेंबर रिंग है तो, और नाइट्रोजन की रिंग है, तो पहले आपने लिखा एजा देखो वही चीज है ना, एज ए पाइन आपका वही है, एज अ पाइन, ठीक है। तो अनसेचुरेटेड तो है पर आपने क्या लिखा, अनसेचुरेटेड है तो पीछे से क्या लगाया, आईएनई लगाया। आपका कौन सी रिंग है, 7 मेंबर रिंग है तो ईपी लगाया, और नाइट्रोजन का कंपाउंड है तो एजेड लिखा है। तो ये आपका क्या बना, 2 3 डाई हाइड्रो एज अ पाइन। समझ पाया। अब देखो ये वाला जो कंपाउंड है ये आपका क्या है, पार्शियली अनसेचुरेटेड है, क्योंकि हमने आगे 2 3 डाई हाइड्रो का भी यूज किया है। अब इसी के सिमिलर ये देख लो, ये भी आपका एजोपाइन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। लेकिन हमने किया है इसकी इस पोजीशन में यहाँ जो अनसेचुरेशन था उसे हटा दिया, ठीक है। अब देखो ये वाली पोजीशन में आपके सैचुरेटेड कार्बन एटम प्रेजेंट है। अब देखो नंबरिंग कहाँ से करो, अब कहीं से भी नंबरिंग करो, इन दोनों को कौन सी पोजीशन मिलनी है, फोर्थ फिफ्थ ही मिलनी है। देखो यहाँ से जाओगे तो ये फर्स्ट हो गई, ये तो फर्स्ट ही बननी है, फर्स्ट हो गई, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। यहाँ से जाओगे तो ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, यानी कि इन दोनों को फोर्थ फिफ्थ ही मिलनी है। तो पहले आप लिखोगे फोर्थ फिफ्थ। फोर्थ फिफ्थ में आपके क्या है, दो है, फोर्थ फिफ्थ दो पोजिशन और दो हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रो यानी कि डाई हाइड्रो बन जाएगा। और बाकी आपका एजोपाइन एज इट इज आ जाएगा। इतनी चीज समझ पाए। अगला क्या है, हमने क्या किया, ये वाला अनसेचुरेशन कर दिया, यानी कि इसको हमने इस अनसेचुरेशन को हटा के यहाँ पे पार्शियली सैचुरेशन ले आए। तो हुआ क्या, अब आप देखो हमने क्या किया, ये वाली पोजिशन फर्स्ट है, आप देख सकते हैं ये आपका सैचुरेटेड कार्बन है, ये भी आपका सैचुरेटेड कार्बन है, और सारे आपके अनसैचुरेटेड है। तो देखो ये आपका फर्स्ट है तो ये आपका सेकंड हुआ, ये आपका थर्ड हुआ, ये आपका फोर्थ हुआ, ये आपका फिफ्थ हुआ। तो यही तो आपकी प्रायोरिटी है। अगर आप ऊपर जाते तो इसको कौन सी पोजीशन मिलती, इसे फर्स्ट, इसे सेकंड, इसे थर्ड, इसे फोर्थ। तो एक को फोर्थ मिलती, एक को फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ मिलती, एक को फोर्थ मिलती, एक को एट्थ मिलती। तो एक को फोर्थ और एट्थ मिलने से बेटर क्या है, 2 और फिफ्थ मिल जाए। तो ये वाला आपका पास लग रहा है, ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर है तो हम ये वाली प्रायोरिटी देंगे। तो मैंने एक अनसैचुरेशन पॉइंट को 2 नंबर दिया, एक को कौन सा नंबर दिया, फिफ्थ नंबर दिया। तो हमारी नेमिंग कैसे होगी, देखो 2 और फिफ्थ यानी कि 2 फिफ्थ लिखा। उसके बाद मैंने क्या लिखा, डाई हाइड्रो, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन होंगी तो डाई हाइड्रो। बाकी की एजोपाइन आपने एज इट इज लिखी। इतनी चीज समझ में आई। तो देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो बस आपने क्या करना है, टेबल को याद रखना है, बाकी चीजें हो जाएंगी। बट इतना माइंड पर रखना है कि अगर आप पार्शियल अनसेचुरेशन की बात कर रहे हैं तो वहां पे आपका सैचुरेटेड कार्बन को आप लोवेस्ट नंबर दोगे, और डाई ट्राई टेट्रा और हाइड्रो का यूज करोगे। अगर 3 हाइड्रो है, 3 पोजीशन पर अनसेचुरेशन है तो ट्राई हाइड्रो, और फोर्थ पे है तो टेट्रा हाइड्रो। बस इतना सा आपने करना है, बाकी आपने बस टेबल की कॉपी पेस्ट कर देनी है बस, ठीक है। तो ये हमारे 4 5 टाइप के हमने एग्जाम्पल्स यहाँ पे डिस्कस कर दिए। तो ये था हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ नॉमेनक्लेचर सिस्टम, जो था आपका एच विडमैन और सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर सिस्टम। ओके, तो देखो मैंने आपको यहाँ पे सारी चीजें शो करा दी, क्या क्या पॉइंट्स आपने लिखने हैं, ट्रिक आपकी क्या बनती है, एरिटॉल इन एपॉक ऑन न्यूक्लियर, ये लाइन आप याद कर दोगे तो सारी चीजें हो जाएंगी। और ये आपने क्या करना है, एटलीस्ट 2 3 एग्जाम्पल आप हर टाइप के, डिफरेंट टाइप के जो हमने पैटर्न पढ़े थे सब में लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर बनता है। तो अभी हम इस लेक्चर को फिनिश करते हैं, मिलेंगे सेकंड लेक्चर पे जिसपे हम कॉमन नेमिंग सिस्टम या फिर आप बोल सकते हो ट्राइवियल सिस्टम पे बात करेंगे, देन रिप्लेसमेंट पे बात करेंगे, एंड लास्टली हम लोग फ्यूज और फ्यूजन नॉमेनक्लेचर सिस्टम पे बात करेंगे, ठीक है। तो अभी लेक्चर को फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।